राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक। हम देखने वाले हैं कि इसमें स्टैटिक एलोकेशन कैसे होता है और डायनेमिक एलोकेशन क्यों होता है और हमें डायनेमिक एलोकेशन पढ़ने की नीड क्यों है। ये सब बेसिक से देखने वाले हैं। तो उसके पहले अपन देखो, कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे 3 लाइन का हो, चाहे पूरे पेज का हो, चाहे कितने भी लाइन का कोड हो, उसको कुछ ना कुछ रैम में मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है कि बस उसको रन करने के लिए जो वेरिएबल अपन ने लिखे हैं वो 4 बाइट का, 1 बाइट का, वो एरे की जो मेमोरी होगी वो कहीं न कहीं तो एलोकेट होगी रैम में, तभी तो उसमें जाके स्टोर होगी वैल्यू, तो फिर उस पे अपन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है? तो अब मेमोरी जो रैम में एलोकेट होती है वो 2 तरीके से होती है। पहली होती है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम और दूसरी होती है रन टाइम। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, जो तुमने सोर्स कोड लिखा, तुमने जो भी कोड फाइल लिखी, उसके बाद है ना उसको कंपाइल करते हैं पहले, उसके बाद रन होता है। तुमको ध्यान होता है एक डॉट EXE करके एक फाइल बनती है। जब भी तुम किसी फाइल को रन करोगे, कोड रनर से अपन रन करते हैं, मैं भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो एक डॉट EXE फाइल बनती है, तो वो होती है कंपाइल होने के बाद एक फाइल बनती है। अब इस EXE फाइल को अपन रन करते हैं। ठीक है? तो ऐसा होता है। तो तुमने जो भी कोड लिखा, कंपाइलर उसमें एनालाइज़ करेगा कि भाई सब कुछ ठीक है, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं है। फिर उसके बाद एक कंपाइल्ड फाइल डॉट EXE करके वो फाइल जनरेट करता है। फिर उसको उसको अपन रन करते हैं, तो ऐसा काम होता है। तो कंपाइल होने के टाइम मुझे पता हो कि भाई ये कोड में इतनी मेमोरी लगेगी, उसको तो वो जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो होता है कंपाइल टाइम एलोकेशन, जो अपने को कंपाइल टाइम पे पता होगा कि हाँ भाई ये प्रोग्राम इतनी मेमोरी लेगा। और रन टाइम एलोकेशन होता है कि भाई अपन ने कोड तो लिख दिया, लेकिन वो कितनी मेमोरी रैम में लेगा एक्चुअल मेमोरी, वो अपने को है ना कंपाइल टाइम, मतलब जब कोड कंपाइल हो रहा है तब नहीं पता। जब वो डॉट EXE फाइल रन होएगी, तब अपने को पता चलेगा कि भाई हाँ, इतनी मेमोरी यूज़र ने मतलब बेसिकली यूज़र इनपुट जो मेमोरी होती है, वो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है? तो 2 हो गई, कंपाइल टाइम हो गई, रन टाइम हो गई। अब भैया कुछ एग्ज़ाम्पल दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एग्ज़ाम्पल देखो, मैंने लिखा इंट ए। अब अपने को पता है ये 4 बाइट की मेमोरी लेगा। मैंने लिखा कैरेक्टर CH, मुझे पता है कि भाई ये 1 बाइट की लेगा। मैंने लिखा डबल, मान लो कुछ वेरिएबल बी, तो मुझे पता है भाई 8 बाइट की मेमोरी लेगा। तो मुझे पता है कि हाँ भाई, अगर मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई ये मेरे को कंपाइल करने से पहले मुझे खुद को एज़ अ डेवलपर मुझे पता है कि भाई ये इतना टाइम इतना मेमोरी लेगा अपनी रैम में। ठीक है? और एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैंने लिखा इंट ARR ऑफ 5। मैंने बोला कि मुझे 5 इंटीजर के ब्लॉक्स कंटीन्यूअस वे में एलोकेट कराने हैं एरे के फॉर्म में, और इंटीजर है तो 4 बाइट, तो 5 इंटू 4 20, तो मुझे 20 बाइट की मेमोरी ये लेगा। ठीक है? तो ऐसे कुछ सिंटैक्स जो होते हैं, ये क्या है, इनकी अपनी को मेमोरी पता है कि भाई हाँ, ये मेमोरी है ना, कंपाइल करते वक़्त अपने को पता है कि हाँ भाई मेमोरी में इतनी जगह लेंगे। ठीक है? तो रन टाइम के एग्ज़ाम्पल देता हूँ तुमको 1-2। ठीक है? तो इस तरीके से जो मेमोरी एलोकेट कराते हैं अपन, इसमें ना अपने को मुझे इंटीजर टाइप का एक एरे बनाना है, लेकिन मुझे पता नहीं है भाई कितने ब्लॉक्स मुझे एलोकेट कराने हैं। मुझे एन ये मेरा एन यूज़र्स इनपुट है। अब इसमें दिक्कत क्या है? तुम बोलोगे दिक्कत क्या है? मैंने तुमको जब एरे पढ़ाया था तब भी मैंने तुमको बोला था कि भाई ये चीज़ नहीं अलाउड होती है, ये बैड प्रैक्टिस होती है। तब इसमें ऐसा गलत क्या है? अब देखो, मान लो यूज़र ने ना इनपुट दिया 5, ठीक है? 5 एक छोटा नंबर है, वो एलोकेट हो सकता है। लेकिन मान लो यूज़र ने एक बहुत बड़ा इनपुट दिया, ठीक है? एक बहुत बड़ा इनपुट दिया जो मतलब मान लो 1 लाख या 2 लाख एरे के ब्लॉक्स में बनाना चाहता है। तो इतना बड़ा जो एरे है ना, वो कंपाइल टाइम में इतनी मेमोरी अपने पास होती नहीं है कि वो एलोकेट कर सके। इसका मतलब इसका मतलब देखो, अभी तुमको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। जब अपन कोड लिखते हैं, तो ये मान लो ये मेरी रैम है, तो इसके रैम के पार्टीशन हो रखे होते हैं यार। 2 ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जब अपन कोड लिखते हैं, जो भी इस कोड को जो भी मेमोरी एलोकेट होगी, ये एक पार्ट में, एक 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट को तो मैं बोलता हूँ जो बड़ा वाला पार्ट होता है, हमेशा एक बड़ा एक छोटा होगा। अभी बड़ा छोटा क्या होगा ये मैं बताता हूँ तुमको। ये होगा हीप, और जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको बोलता हूँ स्टैक। ठीक है? जो कंपाइल टाइम पे जो मेमोरी मिलती है ना, वो अपने को स्टैक में मिलती है। और जो अपन रन टाइम पे डायनामिक वे में अपन कराते हैं ना, उसको अपनी हीप में मिलती है। अब हीप में अपन थोड़ी देर बाद आएँगे, पहले अपन स्टैक के बारे में समझते हैं क्या है। ठीक है? तो जो भी मैंने लिखा कि तुमको इंट ए, इंट बी, सीएच, डबल, और ये जो एरे जिसके अपने को पता है कितने ब्लॉक असाइन कराने हैं, ये सब अपने को स्टैक से होंगे। स्टैक से होने का मतलब क्या है? भाई इधर ही ए बनेगा, है ना? इधर ही सीएच बनेगा, इधर ही अपना एआरआर बनेगा, जो कि 5 ब्लॉक्स में होगा, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें 5 ब्लॉक्स होंगे, ठीक है? ये सब अपने को स्टैक पे होगा। लेकिन अब मैंने लिखा यार ये, और ये ना छोटा क्यों होता है, ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट एन ऐसे करके कुछ लिखता हूँ, तो अगर यूज़र है ना
मान लो कोई एक बहुत बड़ा वैल्यू ले लिया, तो मान लो 1 लाख 2 लाख ले लिया, तो भाई वो इधर तो आएँगे ही नहीं ना, ये मतलब इसको एक्सीड कर जाएगा, इसलिए ना ये अलाउड नहीं होता यहाँ पे ऐसे लिखना, इंट एआरआर ब्रैकेट में एन लिखना इसलिए अलाउड नहीं होता, क्योंकि मेमोरी जो इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है, इंट एआरआर करके, जो फिर ब्रैकेट में वैल्यू लिखते हैं, ये अपने को स्टैक में होती है, और स्टैक होता है छोटा, उसकी कैपेसिटी इतनी होती नहीं कि भाई वो बड़े इनपुट्स के लिए मेमोरी असाइन कर सके। अभी छोटी क्यों होती है भैया? तो छोटी देखो क्यों होती है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक, ठीक है? मान लो तुम्हारे पास 10 जने हैं, तुमको 10 जनों को खाना खिलाना है। अब भाई हर की डाइट अलग-अलग होती है, कोई मान लो 4 खाता है, कोई 5 खाता है, कोई 6 चपाती खाता है, ऐसे करके लोग खाते हैं। अब तुम खाना बना रहे हो और तुमने सोचा कि मैं सबके लिए है ना 5 चपाती बनाऊँगा, ठीक है? अब तुमने सबके लिए 5 बना लिए, सबको ना थाली में 5 परोस दी। अब भाई किसी किसी को 1 की भूख थी तो उसके लिए 4 एक्स्ट्रा हो गई, तो 4 वेस्ट गई। अब किसी को 10 की भूख थी तो उसके लिए 5 कम पड़ गई, ठीक है? तो इसकी जगह तुम क्या होता है कि भाई जिसको जितनी डिमांड है उतनी बनाते। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो दूसरा, अब तुम सबकी डिमांड तो पहले पूछ नहीं सकते, या फिर तुम सबको ऐसे कर सकते हो कि मैं सबको 1 दूँ और किसी को एक्स्ट्रा चाहिए होगी तो वो और माँग ले, ठीक है? तो ऐसे ही अब मैं तुमको क्यों बताया ये, कि देखो मेरे पास ये मान लो 8 जीबी की रैम है, 8 जीबी की रैम है। मान लो तुमने इंट्रो डॉट सीपीपी एक फ़ाइल बनाई। अब मैं ये 8 जीबी पूरी की पूरी इसको असाइन नहीं कर सकता। भई मेरे को और भी चीज़ें रन करना है, मेरे को क्रोम भी रन करना है कंप्यूटर में, मेरे को वीएस कोड चलाना है, मुझे अलग-अलग वीएलसी मीडिया प्लेयर, मुझे वननोट चलाना है, मुझे अलग-अलग चीज़ें चलानी है, ठीक है? तो मैंने मान लो इधर कुछ भी मान लो 500 एमबी इसको एलोकेट कर दी। 500 एमबी के लिए स्पेस इस फ़ाइल को एलोकेट कर दी। अब इसके अंदर भी मैं 2 पार्टीशन कर रहा हूँ। क्यों? उम, अब इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। मैंने इसको 500 एमबी की फ़ाइल स्पेस एलोकेट कर दी। ठीक है, मान लो इसको मैंने 500 एमबी की फ़ाइल इस पे एलोकेट कर दी, और इसके भी मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ, एक हीप, बड़ा वाला हीप और छोटा वाला स्टैक। क्यों? क्योंकि भाई अब मान लो कि कोई अलग से इसमें ना कुछ मान लो इंट्रोडक्शन की ऐसे बहुत सारी फ़ाइल, अगर मैं सबको है ना एक साथ 500 में पूरी पूरी दे दूँ, तो भाई किसी फ़ाइल में तो मान लो इंट ए भी कर रहा हूँ मैं, किसी फ़ाइल में कोई बड़ा एरे बना रहा हूँ, किसी में छोटा एरे बना रहा हूँ, तो सबको मैं पहले छोटा-छोटा दे रहा हूँ। अगर किसी को और ज़्यादा बड़ा करना है तो वो हीप में कर ले अपना काम, इसलिए मैंने अलग से हीप बना रखा है। वही मैं है ना पहले सबको है ना कम-कम स्पेस ही दूँगा जो मैं स्टैक से दूँगा, ठीक है? जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो मेरे को स्टैक से मिलता है, वो कम-कम होगा। अगर किसी को भाई ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा जगह चाहिए, तो वो हीप में डिक्लेयर कर ले। ठीक है? ऐसे तो नहीं कि मैं सबको हीप बाँट दूँगा, ऐसे तो मेरे पास रैम कम पड़ जाएगी, रिसोर्स वेस्ट जाएँगे। इसलिए मैं सबसे पहले छोटी-छोटी स्पेस ही बाय डिफ़ॉल्ट एलोकेट होती है। ये मैं तुमको समझाने के लिए बताया। ठीक है? तो तुमको पता चला कि भाई स्टैक छोटा क्यों होता है, हीप बड़ी क्यों होती है। ये हीप में स्टैक छोटा इसलिए होता है कि भाई मेरा रिसोर्स वेस्ट ना हो। अगर मैं हर कोड को बहुत सारी स्पेस मतलब दे दूँगा कि भाई इस फ़ाइल को मैंने बहुत सारी स्पेस दे दी। अब चाहे उसमें वो एक वेरिएबल बना रहा हो, इंट ए बना रहा हो, एक इंट बी बना रहा हो, उसके अलावा बाकी स्पेस उसकी वेस्ट जा रही हो। मतलब 8 बाइट ले ली, 2 वेरिएबल बना के उसने, बाकी की स्पेस वेस्ट जा रही है। मान लो कोई और कोड है, उसको बहुत सारी स्पेस चाहिए पर मैंने उसको दोनों को सेम दे रखी है, तो उसके पास तो कम पड़ गई। ठीक है? तो मेरे पास रिसोर्सेज़ वेस्ट ना हो, इसलिए मैं ना बाय डिफ़ॉल्ट सबको थोड़ी कम दे रहा हूँ, और अगर उनको ज़्यादा चाहिए तो भाई वो हीप में करा ही लेंगे, ठीक है? तो हीप अपन थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले स्टैक बता रहा हूँ, ठीक है? तो तुमको समझ आ गई भाई स्टैक छोटा क्यों होता है। अब तुमको पता चल गया कि भाई जो बाय डिफ़ॉल्ट अपन जो बनाते हैं ये सब डिक्लेयर होते हैं स्टैक के अंदर। ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। तो अब बात होती है कि भैया ये वाली चीज़ भी तुमको समझ में आ गई भाई, जब मैं लिखता हूँ इंट एआरआर और ब्रैकेट में एन, इस सिंटैक्स से मुझे जो मेमोरी एलोकेट होती है वो स्टैक के अंदर होती है। अब ये अलाउड क्यों नहीं होता कि भाई मान लो एन यूज़र है, अब यूज़र कुछ भी इनपुट दे सकता है, 1 लाख ब्लॉक मान ली उसने, तो ये जो है स्टैक होता है ना जनरली बहुत कम होता है। अगर मैं बताऊँ एक फिगर दूँ तो 816 एमबी या फिर केबी, मतलब बहुत जनरली बहुत स्मॉल जो स्टोरेज होती है ना वो स्टैक से मिलती है अपने को, जो लार्ज स्टोरेज मिलती है अपने को हीप से मिल रही है। अभी तो मैंने तुमको एक डायग्राम बना दिया तो तुमको लग रहा है कि भाई हाँ स्टैक भी बड़ा तो है ही, लेकिन जो ओरिजिनल होता है ना वो जो कोड होता है तुमको पता है 1 केबी 2 केबी की फाइल होती है। उसके अंदर भी पार्टीशन और स्टैक उसमें कम और अ, हीप बड़ा होता है, तो 1 केबी के भी 2 पार्टीशन होते हैं, तो स्टैक को बहुत कम स्पेस मिलती है, कहने का मतलब ये है। तो स्टैक के अंदर अपन है ना यूज़र डिफाइंड जो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होगी वो अपन नहीं कर सकते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक अ, बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कि भाई फ्लो कैसे काम करता है, तो मैं तुमको एक रफ कोड लिख रहा हूँ, तुझे तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा कि स्टैक के अंदर मेमोरी कैसे एक-एक करके एलोकेट होती है। तो लेट्स से मान लो ये मेरा इंट ए मैंने बनाया इंट बी, फिर लेट्स से मैंने कोई फंक्शन बनाया, इसको मैंने कॉल किया मेन से, और मैंने एक फंक्शन 2 कॉल किया, ठीक है? सिमिलरली मैंने एक फंक्शन 3 भी कॉल किया, ठीक है? और इन फंक्शन की मैं इम्प्लीमेंटेशन यही लिख देता हूँ, वॉइड फंक्शन
ये मेरा कुछ काम कर रहा होगा, कोड लिख रखा होगा, वॉइड फंक्शन 2 मेरा कुछ काम कर रहा होगा, रिकॉर्ड लिख रहा होगा, और ये वॉइड फंक्शन 3 मेरा कुछ काम कर रखे हैं, और लेट्स से इधर ना इधर लेट्स से कुछ बना देते हैं इंट ए, इधर एक इंट ए बना देते हैं और फंक्शन 2 को कॉल कर देते हैं। ठीक है, ये काम कर रहा है। अब ये देखो रैम में कैसे काम करेगा। अब लेट्स से मान लो ये मेरे को मेमोरी एलोकेट हुई है, ठीक है? तो ये बड़ा वाला पार्ट तो एक हीप मान लो और ये स्टैक है, ठीक है? अब इस स्टैक के अंदर सबसे पहले मेरे को ये वाला कोड जैसे ही आया प्रोसेस में, मेरे को पता चला ठीक है सबसे पहला फंक्शन मेन एग्जीक्यूट होता है, तो मैंने मेन को मैंने मेमोरी दे दी कि भाई ले मेन तू तेरा काम कर ले। अब मेन ने बोला ठीक है भाई मैं तो ए बनाऊँगा, उसने ए बना लिया होगा, ठीक है? उसने एक बी बना लिया होगा, ठीक है? अब बोल रहा है कि भाई अब कंट्रोल जाना चाहिए फंक्शन के पास, तो उसको बोल रहा है कि भाई अब एक और फंक्शन बनाओ। फंक्शन को दे दो मेरे, ले भाई फंक्शन तेरे को जो भी काम करना है, और इस फंक्शन का जो भी कोड होगा, इधर मान लो कोई वेरिएबल होगा, कोई लूप चल रहा होगा, या वो जो भी ऑपरेशन होंगे वो इसमें होंगे, ठीक है? फिर इस वजह से फंक्शन का काम हो जाएगा, मतलब ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो वापस लाइन नंबर इधर आएगा, फिर अब इधर आएगा कोड। जैसे ही फंक्शन अपना काम कर देगा तो उसकी मेमोरी फ्री हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक होता है भाई। जैसे ही मेमोरी इनिशियलाइज़ हुई उसके बाद उसका काम कंप्लीट हुआ, तो वो अपने आप फ्री कर देगा मेमोरी, ठीक है? अब फंक्शन 2 आएगा स्टैक में, फंक्शन 2 आया, उसको जगह मिली, उसने अपना काम किया और वो भी फ्री हो गया, ठीक है? वो फ्री हो गया, फंक्शन 3 आएगा, ठीक है? लेट्स से फंक्शन 3 आया, ठीक है? फंक्शन 3 ने बोला भाई मैं तो एक और ए बनाऊँगा, मैं बोला बना ले एक और ए बना ले। उसने बोला भाई मैं तो फंक्शन 2 की मेरे को ज़रूरत है, मैं फंक्शन 2 को बुलाओ। बोला ठीक है ले फंक्शन 2 को मेमोरी दे रहा हूँ और उसको बोल काम कर लेगा। फंक्शन 2 आया, उसने अपना काम किया, मेमोरी फ्री हो गई। अब वो इधर आ गया वापस, अब उसने देखा कि भाई फंक्शन 3 की भी मेमोरी फ्री कर दो, तो ये वाली मेमोरी फ्री हो गई। अब वापस इधर आए और ऐसे मेन की मेमोरी फ्री हो गई। ठीक है? तो मेन भी बाहर हो गया, वापस अपनी रिसोर्सेज़ फ्री हो गए और वापस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये चला जाएगा। ठीक है? तो ऐसे काम करता है। इस स्टैक में क्या होता है सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है। अभी सिस्टमैटिक ऑर्डर क्या है? इसको अपन एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखो सिस्टमैटिक ऑर्डर मतलब तुमको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तुम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो तुम्हारे पास एक शेल्फ़ है, एक रैक है, और मैं बना देता हूँ एक बार रुको। या तुम्हारे पास एक एम्प्टी स्पेस है, रुक जाओ। इसको ऐसे लो कि तुम्हारे पास एक एम्प्टी स्पेस है। मैंने तुमको बोला कि मैं जैसे-जैसे सामान दूँ ना तुमको इसमें वैसे-वैसे अरेंज करना है। तुमको तुम्हारी जैसी मर्ज़ी हो तुम वैसे करो। तो अगर एक किसी नॉर्मल आदमी के पास जाओ और तुम उसको बोलो कि भाई तुम अपना सामान कैसे ऑर्गनाइज़ करते हो? तो वो तुमको 2 ही आंसर दे सकता है कि या तो भाई सिस्टमैटिक ऑर्डर में बिल्कुल जचा-तचा के हाँ भाई पहले ये सामान फिर ये बिल्कुल सिस्टम ऑर्डर में जचा-तचा के वो सामान रखें, या फिर मेरी तरह का होगा तो रैंडम भाई जहाँ जगह दिख रही है देखा ये सामान आ जाएगा तो ठूस दो। ठीक है? तो या तो सिस्टमैटिक ऑर्डर में सामान जचाएगा या फिर रैंडम तरीके से सामान को ऑर्गनाइज़ करेगा। ठीक है, तो मैंने तुमको बोला लेट्स से फ़ोन रख लो, तो तुमने फ़ोन रख लिया। फिर मैंने बोला तुमको चार्जर रख लो, चार्जर रख ली। फिर मैंने तुमको बोला लेट्स से कीज़ रख लो, तो तुमने कीज़ रख ली। ठीक है, तो तुम एक के बाद एक जैसे-जैसे तुम्हारे पास जगह यूटिलाइज़ हो रही है, पहले फ़ोन रख दिया, फिर उसके ऊपर चार्जर रख दिया। ऐसे करके तुम बिल्कुल सिस्टम में सामान जचा रहे हो। एक मेरे जैसा आदमी होता, ठीक है? उसको मान लो मैं ना इसको ऐसे समझो कि तुमको कहीं ट्रिप पे जाना है और तुम अपना बैग पैक कर रहे हो। तो बैग में क्या होता है कि जहाँ जगह मिली वहाँ लैपटॉप, जहाँ जगह मिली वहाँ पे चार्जर, फिर जहाँ जगह मिली वहाँ बॉटल, ऐसे अपन चीज़ें फटाफट ट्रैवल के लिए बैग पैक करते हैं, लड़के तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है? तो तुमको जैसे जगह मिली तुमने यहाँ पे कुछ रख दिया, आइटम 1 रख दिया, तुमने यहाँ पे रख दिया आइटम 2, यहाँ पे रख दिया आइटम 3, ठीक है? तो ऐसे करते हो तुम। तो अब इसको यहाँ पे समझो, भाई जो होता है ना सिस्टमैटिक ऑर्डर में चीज़ें अरेंज करना, वो होता है मेरा स्टैक में, और जो होता है रैंडम अरेंज करना वो होता है मेरा हीप में। हीप में अपन थोड़ी देर बाद में आते हैं, पहले मैं स्टैक समझा रहा हूँ। ठीक है? तो सिस्टमैटिक ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई पहले 1 रखा, फिर 1 रखा, फिर 1 रखा, फिर 1 रखा, ठीक है? मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो तुम पहले यहाँ पे मेन फंक्शन आया था, फिर यहाँ पे ना एक नॉर्मल फंक्शन आया था, उसका काम कंप्लीट हुआ तो फिर फंक्शन 2 आया था, उसका काम कंप्लीट हुआ तो फंक्शन 3 आया। उसको फंक्शन 2 की ज़रूरत थी तो फंक्शन 2 आया, फिर उसका काम कंप्लीट हुआ, फिर फंक्शन 3 कंप्लीट हुआ, फिर मेन का भी कंप्लीट हुआ। ठीक है? तो सिस्टमैटिक ऑर्डर में ये होता है स्टैक के अंदर। हीप के अंदर क्या होता है रैंडम ऑर्गेनाइज़्म होता है। हीप में अपन 2 मिनट में बाद में आते हैं। हीप में वापस आ रहा हूँ मैं, ठीक है? तो तुमको समझ में आएगा कि स्टैक मतलब जितना भी अपन अभी तक काम कर रहे थे, जो भी मैं लिख रहा था इंट ए, इंट बी, इंट सी, फ्लोट, एफ मान लो डबल, ठीक है? कैरेक्टर, बूलियन और कैरेक्टर हो गया, बूल हो गया, और जितने भी मैं जो एरे बना रहा था जिनकी मेमोरी मुझे पता थी, ठीक है? यूज़र इनपुट नहीं था बेसिकली,
वो मुझे पता था कि भाई कैसे काम कर रहा है। ठीक है? तो वो सब मैं बिल्कुल बिना दिक्कत के स्टैक में स्टोर कर रहा था। अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा था, वो मुझे पता नहीं था लेकिन स्टैक में स्टोर हो रहा था। लेकिन स्टैक की जो स्पेस होती है वो कम होती है। उसके अंदर अपन लार्ज मेमोरी घेर के मतलब स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपने को चाहिए एक डायनामिक तरीका। ये जो नॉर्मल तरीका है ना इसको तो मैं बोलता हूँ स्टैटिक एलोकेशन जो स्टैक से होती है, जो हीप से होती है उसको बोलता हूँ डायनामिक एलोकेशन। ठीक है? तो डायनामिक एलोकेशन की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे को ना रन टाइम पे कुछ अगर मेमोरी लेनी हो तो मुझे डायनामिक एलोकेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टैक में उस टाइम इतनी जगह होगी नहीं। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब डायनामिक एलोकेशन करते कैसे हैं और हीप में होता कैसे है ये बताओ? ठीक है, तो ये बताते हैं। अब लेट्स से मान लो तुमको एक इंट ए बनाना होता है, तो तुम ऐसे बना लेते हो इंट ए लेट्स से मान लो 5 बनाना होता है तो एक मैं सीधा यहाँ पे मेमोरी का डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा स्टैक और ये हो जाएगी हीप। ठीक है? ये मेरे 2 मेमोरी के पार्ट कर लिए मैंने। अब मैं लिखता हूँ इंट ए इक्वल्स टू 5 तो क्या होता है, भाई स्टैक में ना ए नाम का एक डब्बा बन जाता है। इसका एड्रेस मान लो 100 होगा और यहाँ पे 5 पड़ा होगा, इसको मैं ए बोलता हूँ। ठीक है? इतनी बात अच्छे से पता है। अब अगर मुझे फिर भाई मान लो और यहाँ पे काम ऑर्गेनाइज़ होता है, मैं ऐसे रैंडम लिख तो दिया पर यहाँ पे पहले एक मेन फंक्शन होगा। ठीक है? इसको मैं मेन बुलाऊँगा, इसके अंदर एक डब्बा बनेगा जो ए होगा, इसके अंदर 5 पड़ेगा और इसके अंदर 100 होगा। ठीक है? अगर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ चलते हैं। अब मेरे को हीप में एलोकेट करना है। तो हीप में एलोकेट करने के लिए एक कीवर्ड होता है जिसको मैं बोलता हूँ अगर मेरे को मेमोरी क्रिएट करनी होती है हीप में डायनामिक वे में तो मैं एक कीवर्ड बोलता हूँ उसको बोलता हूँ मैं न्यू। न्यू न्यू तो जैसे मैं लिखता हूँ न्यू तो कंपाइलर को पता चलता है अच्छा न्यू इसका मतलब मुझे डायनामिक वे में हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट करनी है। स्टैटिक एलोकेशन नहीं करना है, स्टैक में नहीं करना। अगर मैं सिंपल लिखता हूँ इंट है तो इसको पता है कि हाँ भाई बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक में। अगर न्यू लगा देता हूँ, तो मतलब मुझे हीप में एलोकेशन करना है। अब न्यू लगा दिया तो हीप में करना है लेकिन कितनी मेमोरी चाहिए? मतलब मुझे 4 बाइट चाहिए मतलब इंटीजर टाइप की मेमोरी चाहिए तो इंट चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा? एक इंटीजर टाइप का डब्बा ये रैंडम होगा, ये कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं है कि भाई यहाँ मेन यहाँ ये इसका कोई मतलब नहीं है, रैंडम है। ठीक है? तो यहाँ पे एक 4 बाइट का डब्बा रैंडम कहीं बन जाएगा। ठीक है? ये होगा इंटीजर टाइप का। ठीक है? इसका कोई नाम नहीं है अभी। ये इंटीजर टाइप का है 4 बाइट का, इसका मान लो एड्रेस 200 है, कुछ भी है। ठीक है? ये इंटीजर टाइप का 4 बाइट का बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ, ये क्या रिटर्न करेगा? न्यू इंट लिखते ही हुआ क्या? हीप के अंदर एक इंटीजर टाइप की मेमोरी असाइन हो गई और उसका एड्रेस आ गया। जैसे मैं लिख लिया न्यू इंट तो उसका एड्रेस, मतलब ये न्यू इंट लिखते ही मुझे क्या रिटर्न होगा? 200। मतलब ये मुझे एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है। न्यू इंट मुझे ना हीप के अंदर एक किसी मेमोरी का एड्रेस रिटर्न कर रहा है जो कि मेमोरी इंटीजर टाइप के लिए 4 बाइट के लिए एलोकेटेड है। ठीक है? अब एड्रेस आ रहा है तो एड्रेस को मैं स्टोर कहाँ करता हूँ? पॉइंटर की वीडियो सबने देखी है, तो पॉइंटर में स्टोर करता हूँ। पॉइंटर क्या होता है? स्टोर कर लिया एड्रेस। अब पॉइंटर का डेटा टाइप आता है यहाँ पे क्या आता है? डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? मैं इंटीजर टाइप की मेमोरी के लिए पॉइंटर बना रहा हूँ तो इंटीजर आएगा डेटा टाइप की। ये अपन ने पॉइंटर में पढ़ रखा है कि भाई जैसे है ना इंट ए होता था तो मैं क्या लिखता था? इंट स्टार पीटीआर और ये ए। ये इंट क्यों लिखा था? क्योंकि ए क्या है? इंटीजर टाइप का है। ठीक है? वैसे मैं इंट यहाँ पे इंट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जो मेमोरी मैंने एलोकेट कराई है वो इंटीजर के लिए कराई है, इसलिए मैं इंट लिख रहा हूँ। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर के लिए मेमोरी बनाता, तो मैं यहाँ पे लिखता कैरेक्टर स्टार ptr1 इज़ इक्वल्स टू न्यू कैरेक्टर। तो हीप के अंदर 1 बाइट की मेमोरी मेरे को कैरेक्टर के लिए असाइन हो जाती है। ठीक है? अब ये बात तो समझ में आ गई, कैरेक्टर को हटाते हैं। ठीक है? तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। लेकिन जैसे मैंने लिखा ये, तो ये तो तुमको समझ में आ गया कि 200 बार 200 का यहाँ पे मेमोरी बनी, 200 एट लोकेशन पे मेमोरी बनी, इंटीजर के लिए 4 बाइट की। लेकिन जब मैं लिखा पीटीआर तो इसकी मेमोरी कहाँ बनेगी? ठीक है? अब तुम मेरे को पता है इन पॉइंटर क्या होता है, 4 बाइट का होगा 32 बिट में और 64 बिट में 8 बाइट का। तो इसकी लोकेशन इसकी मेमोरी तो मुझे कंपाइल टाइम के पहले ही पता है। ठीक है? तो ये होगी स्टैक के अंदर, मतलब यहाँ पे एक डब्बा बनेगा जिसको मैं बुलाऊँगा पीटीआर, इसका लोकेशन मान लो 800 कुछ भी होगा। इसके अंदर क्या पड़ा होगा? 200। ये 200 क्या है? ये मेमोरी एड्रेस है इसका जो इसको पॉइंट करेगा। तो तुम बोले अच्छा पॉइंटर इस काम में आता है। मैं बोला हाँ पॉइंटर इस काम में आता है, और मैंने जो पढ़े वो तो सब फजी थे, उन सब में काम पॉइंटर काम नहीं आता। पॉइंटर बेसिकली डायनेमिक वे में मेमोरी एलोकेट करने के लिए जो एड्रेस रिटर्न करेगा उसको एड्रेस को स्टोर करता है। अब मान लो मुझे कोई वैल्यू लिखनी है तो तुमको पता है कि मैं पॉइंटर से सब कुछ कर सकता हूँ। डीरेफरेंस ऑपरेटर लगाऊंगा, पीटीआर। अभी क्या है कि भाई एक बार डीरेफरेंस करो मतलब
जो पीटीआर के अंदर जो लोकेशन स्टोर है, उस पे जाओ और वहाँ की वैल्यू को, अब मैं यहाँ की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ ना डीप रेफरेंस लगा के। अब लेट्स से मान लो मैं इसको 5 सेट कर दूँगा तो यहाँ 5 स्टोर हो जाएगा। मैं सी आउट स्टार पीटीआर करूँगा तो 5 डिस्प्ले होगा। ये सब अपन पॉइंटर में सब खेल चुके हैं, ठीक है? तो तुमको समझ में आया कि भाई हाँ, ठीक है, मैं हीप में पहली बात क्या समझ में आई कि हीप में कोई भी मेमोरी एलोकेट होगी तो उसका कोई नाम नहीं होगा, वो हमेशा एड्रेस रिटर्न करेगी और एड्रेस से अपने को खेलना आता है पॉइंटर्स में, तो अपन इसलिए अपन पॉइंटर्स का काम में लेते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ तुमको समझ में आ गई। तो एक बार अपन वापस चलते हैं उसमें, अ, ठीक है, अपन एक बार दोबारा ना ऐसा एग्जांपल लिखते हैं और उसमें अपन एक बार सारी मेमोरी अपन हीप में एलोकेट करते हैं। तो लेट्स से मेन इंट स्टार ptr इज इक्वल्स टू न्यू इंट। एक ये मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा इंट, मैंने लिखा एक सेंटेंस डबल स्टार ptr इज इक्वल्स टू न्यू डबल। एक मैंने लिखा इंट एन सीन एन इंट ए आर। तो एरे आ जाएगा, एरे बाद में पढ़ते हैं अपन, ठीक है? चलो एरे बाद में पढ़ते हैं, पहले अपन ये करते हैं, ठीक है? तो वापस से मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा हीप और ये हो गया मेरा स्टैक, ठीक है? तो ये बड़ा है छोटा है मान लेना तुम एक बार के लिए, ठीक है? अब मैंने बोला यहाँ पे मेन फंक्शन आएगा सबसे पहले, तो मेन आ गया, मेन को मेमोरी एलोकेट हो गई। अब मेन ने बोला कि भाई एक पीटीआर वेरिएबल बना दो, मतलब एक वेरिएबल बना दो पीटीआर जो कि एड्रेस स्टोर करे। तो उसने एक पीटीआर बना दिया, उसका लोकेशन मान लो 100 है और ये क्या स्टोर करेगा, एक एड्रेस स्टोर करेगा। अब एड्रेस किसका स्टोर करेगा, न्यू इंट का, मतलब न्यू लगाते ही इंटी यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट हुई होगी और जो इसका एड्रेस मान लो 200 है, ये कहाँ पे स्टोर हो गया होगा, यहाँ पे 200, ठीक है? ये वाली समझ में आ गई। अब मैंने डबल पीटीआर बनाई, यहाँ पे भी एक पॉइंटर बनेगा ptr2 मान लो इसको, इसके अंदर मान लो 300 पड़ा है और इसकी मेमोरी खुद 400 है। तो ये एक डबल यहाँ पे 8 बाइट की मेमोरी, जिसकी लोकेशन क्या होगी 200, 300 सॉरी 300, है ना? ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है? तो ऐसे करके मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। अब जब मैंने तुमको बोला था कि जो स्टैक में होती है वो है ना हमेशा डिलीट हो जाती है अपने आप। जैसे मैंने तुमको बताया था कि भाई मेन फंक्शन आया, उसके बाद फंक्शन आया, फंक्शन 2 आया तो फंक्शन 3 आया, वो अपना काम करते करते अपने आप फ्री कर रहे थे मेमोरी को, ठीक है? तुमने देखा मेमोरी को फ्री कर रहे थे। तो जब मैं यहाँ पे ये लाइन एग्ज़िट करने के बाद जब यहाँ से रिटर्न करूँगा, तो देखो क्या होगा, ये मेमोरी तो पूरी डिलीट हो जाएगी, तो फ्री हो जाएगी, तुमको पता है, लेकिन ये मेमोरी फ्री नहीं होगी। जो डायनामिक वे में एलोकेट होती है, जो हीप में मेमोरी एलोकेट होती है ना, उसको अपने को मैनुअली डिलीट करना पड़ता है, मैनुअली फ्री करना पड़ता है उस मेमोरी को। लेकिन जो स्टैक में मेमोरी फ्री होती है ना, वो अपने आप है ना डिलीट हो जाती है, क्योंकि स्टैक की स्पेस छोटी है। तो पहले ही कोड लिख रखा है डेवलपर्स ने कि भाई स्टैक में जो भी इनिशियलाइज़ हो ना, मेमोरी डिक्लेयर हो, मेमोरी ऑक्यूपाई करी जाए, उसको फ्री करते जाओ, उसका काम कंप्लीट हुआ उसको फ्री करो। लेकिन हीप में ऐसा कुछ कोड नहीं लिखना पड़ा, हीप के लिए अपने को खुद डिलीट करनी पड़ती है मेमोरी को। तो उसके इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैं इस लाइन को एग्ज़ीक्यूट कर दूँगा, अगर मैंने कोई डिलीट नहीं करी, तो मतलब भाई ये है ना पूरा, सॉरी, तो ये मेमोरी ये सब तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये जो तुमने लिख रखा है ना, ये 2 डब्बे बने रह जाएँगे, यहाँ का सब कुछ क्लीन हो जाएगा। तो तुमको ऐसा नहीं करना है ना, तुमको क्या करना है, भाई पहले ये डिलीट होए, फिर ये डिलीट होए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, डिलीट ptr, और एक लिखना पड़ेगा डिलीट ptr2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि पीटीआर को डिलीट कर दो, यहाँ से पीटीआर का डब्बा हटा दो, यहाँ से पीटीआर2 का डब्बा हटा दो, नहीं। पीटीआर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसकी मेमोरी को फ्री कर दो, उसकी मेमोरी को डिलीट कर दो। न्यू से इनिशियलाइज़ और डिलीट से रिमूव। तो पीटीआर डिलीट पीटीआर मतलब पीटीआर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसको फ्री कर दो, हटा दो इसको यहाँ से, मतलब ये डब्बा हट जाएगा, ठीक है? ये डब्बा हट जाएगा, ये कनेक्शन हट जाएगा, ये हट जाएगा, अब ये केवल डब्बा रह गया, ठीक है? और पीटीआर2 को डिलीट कर दो, मतलब ये वाला डब्बा भी हट जाएगा, यहाँ से मेमोरी फ्री हो गई, ठीक है? यहाँ से मेमोरी फ्री हो गई। अब जैसे मैंने लिखा फिर उसके बाद है ना, मैं ये वाला मतलब ये वाला वैसे ही जैसे ही मैं ब्रैकेट लगा दूँगा, मतलब मेन फंक्शन एग्ज़िट हो गया, तो स्टैक में का तो कोड लिख रखा है, तो ये वाली मेमोरी भी फ्री हो जाएगी।
ठीक है, ये वाली मेमोरी भी फ्री हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने मेरा कोड तुमको बता दिया कि भाई ऐसे-ऐसे काम करता है, ऐसे एलोकेट होती है और ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो अब मैं तुमको इसका कोड दिखाता हूँ। देखो, मैंने लिखा इंट एबीसी, ठीक है? इंट एबीसी लिखा तो ये होता है स्टैटिक एलोकेशन और ये होता है स्टैक के अंदर। और फिर मैं जैसे लिखता हूँ इंट एन, इसको मैं पीटीआर बोल लूँ या एन बोल लूँ, जो भी है। अगर मैं ऐसे इनिशियलाइज़ करूँगा तो ये होता है डायनामिक एलिवेशन और ये होता है हीप के अंदर, ठीक है? फिर उसके बाद मैं सी इन कर सकता हूँ, तुमको पता है डीरेफरेंस ऑपरेटर लगा के मैं पॉइंटर के एड्रेस की जो भी जहाँ भी लोकेशन है उसको मैं आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये तो बेसिकली पॉइंटर वाला है। फिर मुझे मतलब जो हीप में वैल्यू हीप की मुझे मेमोरी मिली है, उसके साथ मुझे कुछ वैल्यू डालनी है, तो मैं डीरेफरेंस ऑपरेटर लगा के उस पॉइंटर के साथ आराम से उस लोकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। ये मेरा पॉइंटर वाली वीडियो में मैं तुमको अच्छे से करा रखी है वाली चीज़, ठीक है? तो एक बार मैं तुमको दिखाता हूँ कि इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे से सीन इन ना इनपुट माँग रहा है, तो मैं लेट्स से इनपुट डाल देता हूँ, एन की वैल्यू 5। तो देखो 50 डाल दी। तो ठीक है, तो मेरे को वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है कि यहाँ पे तुमने वैल्यू 50 डाली है एन की। तो मतलब तुमको समझ में आ गया कि भाई मैंने ना इधर एन स्टार एन मतलब डी रेफरेंस इस लोकेशन पे जो भी लोकेशन मुझे इन न्यू इन से आ रही है, वो लोकेशन पे मैंने 53 वैल्यू को स्टोर करा। ठीक है? अब मैंने तुमको बोला था कि भाई ठीक है लोकेशन स्टोर तो करती है, लेकिन अभी भी ये जो एन है ना, ये सॉरी ये जो एन पॉइंटर है, ये तो क्या बोलते हैं, जैसे कोड खत्म हुआ होगा मेन वाला, तो ये तो हट गया होगा, मेमोरी में से हट गया होगा। लेकिन जो न्यू इंट करके जो एड्रेस आया था मेरे पास, जिसको इस पॉइंटर ने स्टोर किया था, जो न्यू इंट करके जो एड्रेस आया था, वो एड्रेस पे जो मेमोरी असाइन हुई थी, वो मेरे अभी भी रैम में पड़ी है, ठीक है? वो रैम में पड़ी है, तो तुम ऑटोमैटिकली फ्री नहीं होती हीप के अंदर, स्टैक के अंदर होती है। तो देखो क्या करना होगा उसके लिए मुझे, ठीक है? तो ये जब मैं एक लूप बना रहा हूँ व्हाइल ट्रू, इसके अंदर मैं हमेशा एक ए वेरिएबल बना रहा हूँ। तो इस ए वेरिएबल का स्कोप क्या है, ये ए वेरिएबल इस व्हाइल लूप का लोकल वेरिएबल है। मतलब जैसे व्हाइल लूप चालू हुआ और फिर खत्म हुआ, तो इसके बीच में इसकी ज़िंदगी है, इस ए की ये हमेशा खत्म हो रहा है, बन रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है। तो मतलब हर आइटरेशन पे मैं हमेशा ए के लिए 4 बाइट की मेमोरी ही एलोकेट कर रहा हूँ। आते हैं दूसरे केस में, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ, एक न्यू इंट बना रहा हूँ। अगर मैंने डिलीट वाली लाइन को कमेंट कर रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंटर बना रहा हूँ स्टैक में और हीप के अंदर हमेशा मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ। तो जो पॉइंटर है वो तो बार-बार बन रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि ट्रू है तो चलता रहेगा कोड इन्फिनिट टाइम तक। और जो न्यू इंट है, वो हीप के अंदर वो मेमोरी हमेशा पड़ी है, वो डिलीट नहीं हो रही है। मतलब अगर मैं इसको चलाता रहूँ, चलाता रहूँ, चलाता रहूँ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब मेरी रैम भर जाएगी, तो मेरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। ठीक है? क्योंकि मेमोरी बचेगी नहीं, मेरा कोड और सिस्टम दोनों क्रैश कर जाएँगे। तो इससे बचने के लिए मुझे उस मेमोरी को फ्री करना पड़ेगा, हीप में जो मेमोरी है, वो मुझे ना फ्री करनी पड़ेगी। ठीक है? तो अगर मैं डिलीट कर दूँगा तो अब ये मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी देखो। अभी जैसे मैं 5 पहले डालूँ, अभी मैं ये जो कोड, क्योंकि मेरा कोड एंटर नहीं हुआ, कोड हमेशा चल रहा है, ये वाला लूप हमेशा चले जा रहा है, पहले तो ये चल रहा है फिर ये चलेगा, मतलब ये तो चल ही नहीं पाएगा कि ये ट्रू है हमेशा के लिए, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है? तो मैं कंट्रोल सी करके रोक देता हूँ। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसमें तो क्या कर रहा हूँ मैं, एक ही मेमोरी ले रहा हूँ 4 बाइट की। व्हाइल लूप चालू किया, ए वेरिएबल बनाया, खत्म कर दिया, वो ए डिलीट हो गया। फिर अगली इटरेशन में आया, फिर वापस ए बनाया, फिर ए डिलीट हो गया, फिर अगली इटरेशन में ए बनाया, तो ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं अगर डिलीट नहीं बनाऊँ, तो मैं हमेशा क्या बोलते हैं हीप में मेमोरी बनाया जा रहा हूँ, बनाया जा रहा हूँ, बनाया जा रहा हूँ। पॉइंटर तो बार-बार नया बन रहा है, क्योंकि पॉइंटर तो स्टैक स्टैक में है, तो वो तो व्हाइल लूप जैसे खत्म हो रहा है, तो पॉइंटर वेरिएबल खत्म हो रहा है। लेकिन जो मेमोरी एलोकेट हुई है न्यू इंट में, वो हीप में हुई है, वो डिलीट नहीं हो रही है। ठीक है? कहने का मतलब मुझे हमेशा इसको ऑटोमैटिकली होगी नहीं, मैनुअली मुझे फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। तो ये तो रही है नॉर्मल वेरिएबल की बात, अब अपन एरे की बात करते हैं थोड़ा। अब अपन थोड़ा एरे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तुमको स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्पल दिया था, भई ये वाली चीज़ है ना, ये बैड प्रैक्टिस है, ये तो अपन कर सकते हैं। अब इसका अभी तक अपन ने ना इनकी और इनकी बात कर ली, अब अपन करेंगे इन एरे की बात। तो देखो, मैंने लिखा इंट ARR ऑफ 5, ये मेमोरी लेगा 20 की, क्योंकि 5 ब्लॉक्स चाहिए मुझे और 1 ब्लॉक 4 बाइट लेगा। ठीक है? तो ये तो मेरे को स्टैक में एलोकेट होगी।
ये मेन फंक्शन को एलोकेट होगा और यहाँ पे मेरे को अ, ये मुझे स्टैक में एलोकेट होगी, इसको मैं बुलाऊँगा ARR, फर्स्ट ब्लॉक का पॉइंटर ARR, ठीक है? ये स्टैक और ये हीप। लेकिन अगर मैं इसकी जगह दूसरा करूँ, इंट ARR ऑफ n, अगर मुझे इसका इनपुट यूज़र से लूँ जो स्पेस लेगा n × 4 बाइट की, तो ये मुझे क्या है, अननोन है। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, मैंने तुमको बोल दिया कि भाई स्टैक होता है छोटा और हीप होता है बड़ा। ये भी बता दिया क्यों होता है, क्योंकि भाई मैं हर कोड को मतलब ये नहीं बोल सकता कि भाई ले तू भी इतनी ले ले, तू भी इतनी ले ले, तू भी इतनी ले ले। नहीं, मैं उनको सबको ज़्यादा दे दूँगा तो मेरे रिसोर्स वेस्ट होंगे, मैं ऐसा नहीं करता। मैंने एक विधान बना दिया कि भाई मैं सबको कम-कम दूँगा, जिसको ज़्यादा की ज़रूरत हो वो अपनी मेमोरी हीप में इनिशियलाइज़ करा लो, उसके लिए सबके लिए फ्रीडम है। जिसको नहीं ज़रूरत है वो स्टैक में काम कर ही लेगा और जिसको ज़्यादा की ज़रूरत है वो हीप में करा लेगा। ठीक है? इसलिए अपने को हीप सीखना भी ज़रूरी है। अब ये हीप एक डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, ये वो डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं है, ये एक अलग हीप है। मतलब ये एक अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो मैक्स हीप, मिन हीप करके 2 डेटा स्ट्रक्चर आते हैं हीप के अंदर। तो ये वो हीप नहीं है मतलब बेसिकली, ठीक है? वो अलग होगा, अपन आगे पढ़ेंगे, ये अलग है, ठीक है? तो अब ये यहाँ पे गलत इसलिए है बस कि भाई अगर n जो है वो यूज़र का इनपुट बहुत बड़ा हो गया, तो क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे होती है, मतलब ये पहले इनिशियलाइज़ होती है, अगर फिर बाद में अपने यूज़र ने इनपुट दिया 1,00,000, तो 1,00,000 कॉलम 1,00,000 कॉलम में इसमें क्या बोलते हैं, इसको दे ही नहीं सकता, इतनी मेमोरी इसको दे ही नहीं सकता, 1,00,000 × 4, 4,00,000 बाइट की मेमोरी इसको इनिशियलाइज़ करा ही नहीं पाऊँगा, ठीक है? इसलिए मुझे पहले ही पता होना चाहिए कंपाइल करने से पहले, अगर मैं स्टैक में कर रहा हूँ, ये क्योंकि स्टैक में हो रहा है, ये सिंटैक्स मेरा स्टैक में एलोकेट करने का है, स्टैटिक एलोकेशन है ये। अगर मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं डायनामिक कर सकता हूँ, ठीक है? तुम्हें समझाने के लिए मैं तुमको थोड़ा लेमन टर्म्स में लेके जाऊँ, तो देखो कंपनीज़ तो अपन छोटे कोड लिखते हैं, कंपनीज़ में अपन कोड लिखते हैं ना, तो वो 1-1, 2-2 घंटे के लिए भी रन होते हैं। रन होते रहते हैं, रन होते रहते हैं, रन होते रहते हैं, ठीक है? मान लो तुमने वहाँ पे ना ऐसी कोई बेवकूफ़ी कर रखी है, इंट ARR और ब्रैकेट में n, जहाँ पे n यूज़र से इनपुट लेगा, ठीक है? मान लो 1 घंटे से कोई कोड चल रहा है, रन हो रहा है, ठीक है? 1 घंटे से कोई कोड रन हो रहा है और 1 घंटे बाद उसने वैल्यू माँगी, यहाँ पे तुमको कितना एरे बनाना है, तुमने 2,00,000 डाल दिया, फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं क्रैश हो गया, बोले मैं दे ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तुमने ना बेवकूफ़ी करी थी, स्टैटिक एलोकेशन किया था स्टैक के अंदर और स्टैक के अंदर इतनी मेमोरी एलोकेट हो ही नहीं सकती, ठीक है? वहीं तुमने डायनामिक की होती तो एरर नहीं आती और वो रन हो जाता, ठीक है? तो तुम्हारी 1 घंटे की मेहनत और रिसोर्सेज़ तो सब वेस्ट हो गया, ठीक है? बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, बाकी मैं भी तुमको दिखाऊँगा, एरर आएगी तुमको इस चीज़ में। तो यही तुमको अगर पहले ही पता होता कि भाई कंपाइल टाइम पे जैसे तुम लिख देते इंट ARR ऑफ 5, तुमको पता है कि हाँ भाई इतनी मेमोरी चाहिए, अगर जगह है मेरे स्टैक में तो कर दूँगा, नहीं तो पहले कंपाइल करने से पहले रन पे भेजूँगा ही नहीं। जो 1 घंटा मैं रन करने गया मैं उस पे जाने ही दूँगा, कंपाइल होने से पहले ही मैं बता दूँगा भाई एरर है, मेरे पास इतनी मेमोरी नहीं है जितनी तुम माँग रहे हो, ठीक है? इसलिए अगर स्टैक में एलोकेशन हो रहे हो, तो कंपाइल होने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि कोड इतनी मेमोरी लेगा, ठीक है? और हीप में कर रहे हो तो कर दे जाओ, बहुत बढ़िया है, कितनी लो तुम, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे करना है। अब मैं तुमको बताता हूँ एरे को इनिशियलाइज़ हीप में कैसे करते हैं। स्टैटिक में तो ऐसे करते ही हैं, ठीक है? और ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि स्टैक होता है कम। अब हीप में कैसे करते हैं देखो, जब मैं लिखता हूँ इंट ARR ऑफ 5, ठीक है? ये तो होता है नॉर्मल स्टैक के लिए। जब मैं हीप के लिए लिखता हूँ तो तुमको पता है न्यू लिखना पड़ता है मुझे एक तो। न्यू लिखना पड़ेगा, न्यू क्यों? क्योंकि हीप में तभी एलोकेशन होगा। फिर उसके बाद मुझे एक एरे क्या बोलते हैं, एक एरे के लिए ब्लॉक चाहिए, ठीक है? एक एरे के लिए ब्लॉक चाहिए। अब कितना चाहिए, मान लो मुझे 5 ब्लॉक चाहिए। अब मुझे एरे के 5 ब्लॉक की मेमोरी चाहिए, लेकिन 5 ब्लॉक किसको रिप्रेज़ेंट करेंगे? मतलब इंटीजर होंगे पाँचों या कैरेक्टर होंगे या डबल होंगे? तो मैंने बोला इंटीजर होंगे, ठीक है? इंटीजर होंगे। अब ये एक एड्रेस रिटर्न करेगा, अब ये एड्रेस किसका रिटर्न करेगा देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है, इसने क्या बनाया होगा मेमोरी में, 5 ब्लॉक बनाएँगे, इस ब्लॉक को मैं क्या बोल रहा होगा ARR, ये ARR +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये तुमको पता है, ठीक है? ARR प्लस आई अपन ऐसे करता है, तुमको पता है। जब मैं ये चीज़ लिखूँगा तो हीप में भी यही डब्बा बनेगा, 5 ब्लॉक बनेंगे और ये जो एड्रेस रिटर्न करेगा, मुझे तुमको पता है ये स्टेटमेंट हमेशा एड्रेस रिटर्न करेगा, तो ये जो एड्रेस रिटर्न करेगा ना, ये इस फर्स्ट ब्लॉक का करेगा, इस फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा जिसको मैं क्या बुलाऊँगा ARR। अब क्योंकि ये क्या है एड्रेस होगा एक, इसका मान लो एड्रेस 100 है, तो ये एड्रेस रिटर्न करेगा तो ये एक पॉइंटर होगा। ठीक है? अब आएगा पॉइंटर का डेटा टाइप। हमेशा चीज़ों को ब्रेक कर दिया करो। अब पॉइंटर का डेटा टाइप आएगा, ठीक है? अब पॉइंटर का डेटा टाइप क्या आएगा देखो, ये पाँचों ब्लॉक क्या है इंटीजर टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। मतलब जो एड्रेस है ये एड्रेस
ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। तुमको पता है पॉइंटर का डेटा टाइप वही होता है जिस टाइप के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है? तो अब मैं तुमको कोड दिखाता हूँ इसका, ठीक है? तो पहले कोड देखते हैं। ये रहा। मैंने यूजर इनपुट लिया एन का, और मैंने तुमको देखो, मैं इसको कमेंट करता हूँ तो यहाँ पे एरर आएगा। देखो एक लाल लाइन आ गई, और एरर क्या आएगा देखो, एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। इसने खुद बोल दिया कि भाई अगर इस तरीके से एलोकेट कर रहे हो ना, मतलब स्टैक में करना है, इसको समझ में आ गया भाई, स्टैक में करना है एलोकेट, और अगर स्टैक में एलोकेट करना है तो क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तुम ना कोई यूजर से वाली वैल्यू एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो तुमको समझ में आ गया। तो ये होती है बैड प्रैक्टिस, तो बैड प्रैक्टिस को कर दो कमेंट, अपने को बैड प्रैक्टिस करनी नहीं है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा, इंट पॉइंट इंट स्टार ए आर आर न्यू इंट एन, मतलब एन टाइप जो भी मैं इनपुट दूँ, 5 दूँ, 10 दूँ, चाहे मैं इनपुट दूँ, अब मैं यहाँ पे बड़ा इनपुट भी दे सकता हूँ क्योंकि मेमोरी एलोकेट हो रही है हीप के अंदर, ठीक है? तो अब उसके बाद फिर मैंने ना एक इनपुट का कोड लिख रखा है, बेसिकली तो बहुत सिंपल है, अपन खूब बार कर चुके हैं। एक लूप लगा के मैं हर एक इंडेक्स पे ना सीन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, एक सम प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है? तो फिर मैं एक गेट सम कोड लिख रहा हूँ जिसके अंदर है ना, हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसका सम प्रिंट हो रहा है, तो ये बेसिकली ईज़ी है। बस मैं तुमको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ, हीप में एक मेमोरी एलोकेट हुई है एरे की, और उसमें मैं इनपुट कर पा रहा हूँ, और फिर मैं आउटपुट उस पे प्रिंट कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये एआरआर मेरा हीप में एलोकेटेड है, अब इसको रन करते हैं। तो ये मुझे साइज़ पूछ रहा है, लेट्स से 5 एलिमेंट, मुझे बोल रहा है 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी, मतलब 1, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 डाल दे, सेकंड इंडेक्स पे 3 डाल दे, 4 डाल दे और 5 डाल दे, तो उसने बोल दिया सम 15 है, तो कोड सही चल रहा है यार। हीप में ना 5 कंटीन्यूअस ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट हो रही है, फिर फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस मेरे एआरआर के अंदर स्टोर हो रहा है, ये मुझे फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस दे रहा है, ठीक है? तो मुझे ये वाली चीज़ भी समझ में आ रही है। भाई काम कैसे हो रहा है बिहाइंड द सीन, कैसे-कैसे काम हो रहा है, तुमको ये वाली चीज़ समझ में आ रही है। अब एक चीज़ तुम देखो, लेकिन मैंने यहाँ पे मेमोरी फ्री की नहीं है, मैंने यहाँ पे मेमोरी फ्री की है। तुम यहाँ पे बोलोगे भैया मेमोरी तो फ्री की नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है। अब मेमोरी फ्री कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, नॉर्मल अगर अपन मेमोरी फ्री करते तो क्या लिखते थे, इंट ए की मुझे मेमोरी फ्री करनी होती तो मैं डिलीट ए लिख देता, मतलब बेसिकली इंट स्टार इंट स्टार ए इज इक्वल्स टू न्यू इंट। इसकी मेमोरी फ्री करता था, मैं सिंपल डिलीट ए लिख देता, इसकी मेमोरी फ्री हो जाती थी। लेकिन अगर मेरा सिंटेक्स क्या है, इंट स्टार ए आर आर, मतलब बेसिकली एरे है, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई एक एरे की मेमोरी फ्री फ्री करानी है, तो वो क्या लिखना पड़ेगा, डिलीट ब्रैकेट कि भाई एरे करना है, ठीक है? और एरे का नाम ए आर आर, ठीक है? बस इतना सा लिखना पड़ेगा और मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो डिलीट ए आर आर ही नाम है, ठीक है? तो बस ये लिखते ही मेरी मेमोरी, इस एरे की मेमोरी जो हीप में लोकेट हुई है वो फ्री हो जाएगी, देखो मैंने लिखा लेट्स से 3, तो वैल्यू 2, 3 और 5, ठीक है? तो वैल्यू प्रिंट हो रहा है और मेमोरी फ्री हो चुकी है, इस लाइन के बाद मेमोरी फ्री हो गई, ठीक है? ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे तुमको ऐसा लगे नहीं कि भाई बहुत सारी चीज़ें नहीं नहीं आ गई। मैंने तुमको बोला कि जो अपन कोड लिखते हैं उसको दो तरीके से मेमोरी, दो टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है, एक तो कंपाइल होने से पहले, और मैं तुमको दिखाऊँ डॉट ई एक्स फाइल होती है, देखो जैसे इंट्रो फाइल है इसका कोड, तो इसकी डॉट ई एक्स फाइल ये है, मतलब ये कंपाइल्ड फाइल है, कोड लिखा फिर वो कंपाइल हुआ, अब ये फाइल होगी रन, ठीक है? ये डायनामिक एरे की ये कंपाइल्ड फाइल है, ठीक है? तो मैं तुमको दिखा दिया ये वाली चीज़ होती है। तो क्या होता है, कंपाइल कंपाइल टाइम पे अपने को पता होना चाहिए कि भाई हाँ, ये फाइल इतनी मेमोरी लेगी, ये फाइल इतनी मेमोरी लेगी, इसमें जो लिखा है ये इतनी मेमोरी लेगा, इतना मेमोरी लेगा। तो जो अपन नॉर्मल लिखते हैं इनकी मेमोरी अपने को पता होती है, इसकी मेमोरी अपने को पता है, लेकिन अपन ने जो ये चीज़ लिखी है, अपन ने इंट एआरआर ऑफ एन करके एलोकेट कराना चाहा है, मतलब स्टैक में एलोकेट करा रहे हैं, और ये स्टैक में अलाउ होता नहीं है, अपन ने दिखा दिया था, एक्सप्रेशन वाली एरर आई थी अभी, ठीक है? वो इसीलिए आई थी कि भाई कांस्टेंट होना चाहिए, जो इसके अंदर जो वैल्यू डाले ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब क्योंकि तुम यूज़र है ना कुछ भी वैल्यू दे सकता है, यूज़र छोटी भी दे सकता है, बड़ी अगर बड़ी दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? लॉन्ग प्रोसेस मैंने तुमको बताया कि भाई 1 घंटे तक अगर कोई कोड चल रहा है, बाद में दिक्कत आई तो तुमको बहुत दुःख होगा, ठीक है? ये होती है रन टाइम पे, ऐसी चीज़ तुमको नहीं करनी चाहिए। तो रन टाइम पे जब भी तुम एलोकेशन कराओ, तो तुम ध्यान रखोगे कि वो स्टैक में नहीं कराऊँ मैं। अगर रन टाइम पे मुझे यूज़र से
वैल्यू लेके वो उतनी मेमोरी एलोकेट करानी है, तो वो हमेशा मैं हीप में कराऊँगा, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई। फिर तुमको मैंने बताया कि भाई मैं मेमोरी को 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ, वो क्यों करता हूँ? भाई मेरे पास एक बहुत बड़ी मेमोरी है, अगर मैं सबको बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ मेमोरी दे दूँगा, तो भाई हर कोई किसी को कम चाहिए तो उसके पास ज़्यादा होगी, किसी को ज़्यादा चाहिए उसके पास कम रहेगा ही, ठीक है? तो रिसोर्स अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं होंगे। इसलिए मैं सबको कम-कम देता हूँ, भई हाँ, भाई बाय डिफ़ॉल्ट सब स्टैक में कराओ और जिसको ज़्यादा चाहिए वो भाई अपनी मेमोरी हीप में एलोकेट करा दो, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ए, सी, एस, डबल और ये एआरआर जो जिसकी मेमोरी पता है, वो सब अपने को स्टैक में एलोकेट होंगे और जो अपने को एडवांस ज़्यादा मेमोरी चाहिए वो अपन हीप में करा ही लेंगे, ठीक है? तो उसके बाद मैंने उनको फ्लो बताया पूरे कोड का भाई कैसे फंक्शंस आते हैं और कैसे इसमें अरेंज होता है। ठीक है? उसके बाद मैंने उनको बताया कि भाई वो स्टैक में तो होता है बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में, पहले मेन फंक्शन आया, फिर उसका कोई अलग फंक्शन आया, फिर उसका कोई फंक्शन आया उसने अपना काम किया, फिर नीचे वाला फंक्शन ने काम किया, फिर मेन वाले फंक्शन ने काम किया, ऐसे बिल्कुल सिस्टमैटिक। लेकिन हीप में ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है। अब तुम खुद देखो सिस्टमैटिक ऑर्डर करने में तुमको वो आता है ना मतलब थोड़ा ज़ोर आता है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, हाँ भाई ये चीज़ आ गई, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। एक जगह खाली हाँ भाई इधर खाली है तो इधर ये रख दे, फिर इधर ये रख दे, फिर ये रख दे, ठीक है? तो इसलिए सिस्टमैटिक होती रहती है स्टैक में और इसमें करने में ज़्यादा ज़ोर ये होती है कम भी। और ये जो हीप होती है ये मोर एफिशिएंट होती है। मैं तुम्हें अभी जीएफजी से इसका अच्छे से डिफरेंशिएशन तुमको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? फिर उसके बाद अपन ने बात करी कि भाई हीप में एलोकेशन होता कैसे है? नॉर्मल तो होता है ऐसे स्टैक में स्टैटिक और जो डायनामिक एलोकेशन होता है वो क्या होता है कि न्यू कीवर्ड लगाना होता है। जैसे न्यू कीवर्ड लगाते हैं अपने को पता चल जाता है कि भाई हीप में एलोकेट करानी है। अब हीप में करानी तो है लेकिन कितने जगह चाहिए? तो मैंने बोला इंटीजर के लिए मुझे मेमोरी चाहिए 4 बाइट की, ठीक है? अब ये रिटर्न करेगा 4 बाइट की मेमोरी बता के उसका जो एड्रेस होगा ना ये उसको रिटर्न कर देगा। एड्रेस को स्टोर करते हैं अपन पॉइंटर में और पॉइंटर का डेटा टाइप वही होता है जिस टाइप की वैल्यू का एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है? फिर भाई मैंने तुमको है ना हीप के अंदर अगर एक कोड लिखा हुआ है तो वो कैसे-कैसे काम होगा उसका मैंने फ्लो बताया था कि भाई यहाँ पे पहले पीटीआर बनेगा, फिर उसकी मेमोरी एलोकेट होगी जिसको पॉइंट करेगा, फिर पीटीआर2 बनेगा उसकी मेमोरी को पॉइंट करेगा। फिर जैसे फ्री करना है तो पहले ये वाली मेमोरी फ्री होएगी, फिर ये वाली मेमोरी फ्री होएगी और फिर जैसे जब मेन फंक्शन एग्ज़िट करेगा तो दोनों पॉइंटर की मेमोरी फ्री हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। फिर अपन ने बात करी कि भाई हीप का एलोकेशन अरे में कैसे होता है। तो अपन ने बात करी भाई ये नॉर्मल होता है तो ये तो अपने को पता होता है तो ये होता है स्टैक में। लेकिन जब अपन ये लिखते हैं अगर अपने को स्टैटिक एलोकेशन करानी होती है और वो होते हैं यूज़र डिफाइंड तो ये अपने को एरर देता है क्यों? क्योंकि यूज़र कुछ भी वैल्यू डाल सकता है अगर बाई डाल दी तो दिक्कत हो जाएगी सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं हीप की एलोकेशन तो वो मैंने तुमको बताया कि भाई वो उसका सिंटैक्स ये होता है अपने को हीप में एलोकेशन कराना है, इंटीजर टाइप का एरे है और 5 ब्लॉक्स चाहिए मुझे, तो वो एक पॉइंटर में स्टोर रहेंगे और डेटा टाइप क्या होगा इंट। फिर एरे के लिए मेमोरी फ्री कैसे करते हैं डिलीट, अपने को एक एरे के लिए मेमोरी फ्री कर दिया और फिर एरे का नाम, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपन ने बिल्कुल अच्छे से देख ली। अब एक बार अपन है ना ये स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, फटाफट से ही देख लेते हैं इसमें क्या है, क्या बोल रहा है ये? ये बोल रहा है स्टैटिक मेमोरी वेरिएबल गेट एलोकेटेड परमानेंटली, ठीक है? तो ये क्या होता है परमानेंटली हो जाते हैं मतलब परमानेंटली इसमें अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो परमानेंट होगा मतलब बेसिकली स्टैक में जो मेमोरी एलोकेट हुई है, वो एक बार एलोकेट हो गई तो अब वो जैसे जब मेन फंक्शन हटेगा ना तुम उसको खुद से ऐसे नहीं है कि डिलीट कर दो एक ही जैसे मैं लिखता हूँ इंट ए इक्वल्स टू 10 अब मेरा मन कर रहा है कि एक ही मेमोरी फ्री कर दूँ, नहीं। अब जब मेन फंक्शन हटेगा तभी वो वापस से फ्री होगी। अगर मुझे डायनामिक करना होता है तो वो मैं अपने हिसाब से ये मैलोक जो बोल रहा है सी में होता है, अपन सी प्लस प्लस में न्यू की बात कर रहे हैं और फ्री सी में होता है और यहाँ सी प्लस प्लस में डिलीट हो रहा है, डिलीट यूज़ होता है, ठीक है? तो जब मेरे को अगर एलोकेट करनी होती है तो मैं न्यू से कर लेता हूँ और जब मेरी मर्ज़ी हो मुझे भाई मेमोरी फ्री करानी है, तो मैं डिलीट कर दूँगा उसको तो मेमोरी फ्री हो जाएगी। पर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ऐसा कोई अपने को ऑप्शन नहीं होता। तो ये होती है बिफोर द एग्जीक्यूशन मतलब जब कोड कंपाइल हो रहा है ये होता है उस वक़्त और जब ये प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब ये प्रोसेस होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन तब होती है। ये स्टैक का यूज़ करता है और ये हीप का यूज़ करता है और हीप ये वो डेटा स्ट्रक्चर का नाम भी हीप है पर ये वो डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, ये दूसरा ये भी हीप ही है मतलब बस डेटा स्ट्रक्चर वाला नहीं है, अलग-अलग है दोनों चीज़ें, ठीक है? तो ये हीप का यूज़ करता है और ये स्टैक का यूज़ करता है। ये एक लेस एफिशिएंट होता है, लेस एफिशिएंट क्यों? क्योंकि देखो एक तो कम स्पेस होती है। उसके बाद लार्ज इनपुट्स के लिए बड़े इनपुट्स के लिए ये मेमोरी असाइन नहीं कर सकता इसलिए लेस एफिशिएंट है और ये मोर एफिशिएंट है। और दूसरा टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी की बात करें तो जब चाहे मैं क्रिएट कर सकता हूँ उसके अंदर और अगर मेरी मर्ज़ी है भाई काम में नहीं आ रही मुझे और किसी के लिए मेमोरी चाहिए तो मैं उसको डिलीट कर दूँगा। लेकिन स्टैक में मैं अपनी मनचाही डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है?
और मेमोरी की रीयूज़ेबिलिटी नहीं है कि भाई एक ही एक जगह की मेमोरी को मैं बार-बार यूज़ कर दूँ। मतलब बेसिकली वो ये दूसरे टर्म्स में लिख रखा है कि मैं डिलीट नहीं कर सकता एक बार एलोकेट करने के बाद। और इसमें वही लिख रखा है कि भाई मैं फ्री कर दूँगा जब मेरे को ज़रूरत होगी। और इधर क्या लिख रखा है, भाई मेमोरी का साइज़ अपन चेंज नहीं कर सकते कि मैंने बता दिया कि एक एरे बना दे 5 उसका क्या बोलते हैं 5 ब्लॉक्स के लिए 5 वैल्यू का एक एरे बना दे मतलब 5 साइज़ का। और हीप में बनाऊँ तो मैं उसको डिलीट करके दोबारा 6 साइज़ का बना सकता हूँ, 7 का भी बना सकता हूँ, 8 का बना सकता हूँ, बेसिकली वही चीज़ है। और क्या बोल रहा है? कैन नॉट बी यूज़्ड वही चीज़ बोल रहा है, हमेशा एक ही एक चीज़ बोल रहा है। इन दिस मेमोरी एलोकेशन स्कीम एग्जीक्यूशन फास्टर देन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है? क्या बोल रहा है? इन दिस मेमोरी एलोकेशन स्कीम एग्जीक्यूशन इज़ फास्टर देन डायनामिक इन दिस मेमोरी एलोकेशन स्कीम एग्जीक्यूशन इज़ स्लोवर देन। ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग आई है। हाँ, ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी चाहिए कि जो स्टैक में मेमोरी एलोकेशन होती है ना, ये फास्ट होती है। और जो अपन क्या बोलते हैं हीप में करते हैं ना, वो स्टैटिक वो एलोकेशन स्लो होती है। अब इसका रीज़न देखो, जो स्टैक का जो इनिशियलाइज़ करने का वे है और डिलीट जो अपने आप मेमोरी फ्री होती है, वो बाय द डेवलपर्स पहले लिख रखा है क्योंकि उसमें स्पेस कम होती है, तो डेवलपर चाहते हैं कि भाई जैसे-जैसे जितना खाली रहे ना, उतना देर के लिए कोड चलेगा। फिर मान लो जैसे एक फ़ंक्शन का काम खत्म हुआ, अपने को फ्री नहीं करनी पड़ती, उस फ़ंक्शन के लिए मेमोरी डिलीट हो जाती है। तो सब कोड डेवलपर्स ने लिख रखा है, फास्टर लिख रखा है, मतलब वो काम जल्दी-जल्दी होगा, ठीक है? तो उन्होंने ऐसे कुछ लिख रखा है जिससे काम फास्टर होगा। हीप में टाइम क्यों लेता है? एक तो उसको देखना पड़ता है कि हाँ भाई जगह खाली है, कितनी खाली है तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट करूँ। तो हीप में अपने को प्रोसेस स्लोअर है, ठीक है? लेकिन एक हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है ना उसमें एग्ज़ीक्यूशन फास्ट होता है, अपन आगे सब पढ़ेंगे, ठीक है? अभी ये वाली चीज़ थोड़ी आगे की आ जाएगी। इन दिस मेमोरी एलोकेटेड कंपाइल टाइम ये रन टाइम पे होता है, ठीक है? इन दिस एलोकेटेड मेमोरी रिमेन्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द प्रोग्राम इन दिस ये वही बोल रहा है जब अपनी मर्ज़ी चाहे कि तब अपन डिलीट कर सकते हैं। इसमें एक बार क्रिएट हो गई तो जब तक वो फ़ंक्शन काम कर रहा है तब तक वो वाली मेमोरी रहेगी, ठीक है? ये जनरली ऐरे के लिए यूज़ होता है। और ये जनरली लिंक लिस्ट वगैरह ट्री ग्राफ अपन इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अब एक चीज़ एक डाउट जो कि आना चाहिए, अपन इसके बाद 2D अरे के अंदर इनिशियलाइज़ेशन करेंगे लेकिन उसके पहले मैं डाउट जो कि आना चाहिए वो क्या है कि जो अपन एसक्यूएल यूज़ करते हैं, अपने को ये दिक्कत तब भी आ रही थी, जो ये दिक्कत थी ये वाली जब तक अपन ने वेक्टर्स नहीं पढ़े तब भी अपने को दिक्कत आ रही थी। लेकिन वेक्टर्स ये क्या बेसिकली ये मैं क्या कर रहा हूँ इंट ARR n करके मैं क्या कर रहा हूँ, डायनामिक चाहता हूँ मैं अपने एरे को कि भाई मेरा एरे है ना वो यूज़र के हिसाब से इनपुट ले मतलब यूज़र जितना बड़ा इनपुट देना चाहता है, वो उतना बड़ा ले ले। अगर मैं मतलब 5 पे स्टिक कर दूँ, तो भाई अगर उसकी 6 वैल्यू डालने की मर्ज़ी है, तो वो नहीं डाल पाएगा और उसकी 2 ही डालने की मर्ज़ी है, तो वो 3 वैल्यू जा रही है वेस्ट। तो इसका सुविधा अपने पास क्या है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? अपन ने वेक्टर पढ़ा है डायनामिक स्टोरेज होता है, मतलब डायनामिकली स्टोर करता है वैल्यू को। मतलब वेक्टर की जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो हीप में होती है। वेक्टर जो मेमोरी लेता है, वो हीप से लेता है, हमेशा ध्यान रखना। जितने भी एसक्यूएल है अपने आगे पढ़ेंगे स्टैक, क्यू ये वेक्टर, ठीक है ना? ये जितने भी एसक्यूएल वाले जितने भी हैं, तो ये सब है ना जो एलोकेशन होता है जिनकी यहाँ पे मेमोरी होती है, वो हीप में होती है हमेशा। लेकिन अब तुम बोलोगे कि यार जो डाउट आना चाहिए वो है ये है इंटरेस्टिंग है डाउट कि वेक्टर को अपन इनिशियलाइज़ कर देते हैं, मैंने मान लिया, ठीक है? वेक्टर अपना ये वाला काम भी कर देता है, जो डायनामिक वे में अपन करना होता है कि भाई वेक्टर का साइज़ होता है, वेरिएबल होता है, जैसे-जैसे अपन चाहें वो अपने हिसाब से कोई दिक्कत आने नहीं देता, अपने हिसाब से काम हैंडल कर लेता है। मैंने ये भी मान लिया भई आपकी बात की वो हीप में एलोकेट कर रहा है मेमोरी। लेकिन भैया तुमने बोला कि हीप में एलोकेट करने के बाद मैनुअली मेमोरी को फ्री करना होता है, लेकिन मैंने तो आज तक ही वेक्टर की मेमोरी को फ्री नहीं किया। मैंने बोला इसीलिए ना एसक्यूएल होता है पावरफुल। एसक्यूएल की ये खासियत है जितने भी एसक्यूएल है वेक्टर, स्टैक, क्यू वो सब हीप में लेंगे मेमोरी, लेकिन वो अपने आप मैनुअली फ्री कर लेते वो मेमोरी मैनुअली फ्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ऑटोमैटिकली मेमोरी को फ्री कर लेते हैं। हीप में मेमोरी लेती है एसक्यूएल वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लेकिन वो हीप से अपने आप ऑटोमैटिकली मेमोरी को फ्री कर लेते हैं, उनको अपने को मैनुअली फ्री नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स तुमको अभी थ्योरी में बता दिए हैं, तो अब अपन चल सकते हैं आगे 2D अरेज़ पे। 2D अरेज़ जो दिखते कैसे हैं, पहले तो बेसिक अपन जो बनाए तो ऐसा कुछ दिखते हैं। ठीक है? तो ये रोज़ 3 और कॉलम 4, ठीक है? तो मैंने 3 बाय 4 3 क्रॉस 4 का एक मैंने 2D अरे बनाया।
मैं थोड़ा विजुअलाइज़ करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर इसको मैं लिखता हूँ तो कैसे बनाता हूँ बेसिकली रो, कॉलम, ठीक है? बेसिकली ऐसा तुम ये मोटा-मोटा मानो। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूँ, अगर मैं इसके हर एक रो को ब्रेक करूँ तो देखो कैसे होगी। मैं यहाँ बनाता हूँ रोज़, यहाँ कोई वैल्यू पड़ी है, यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है? 3 रोज़ थी, मैंने 3 रो बना ली। लेट्स सपोज़ मान लो इधर कोई वैल्यू पड़ी है, ठीक है? वैल्यूज़ पड़ी है। ये सबके इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3 और अ, ये इसका एक कोई एड्रेस होगा। मान लो ये 100 एड्रेस है, ये 200 मान लो, कुछ भी मान लो यार, 300 मान लो, ठीक है? अब ये सब कुछ ना कुछ एड्रेस में इसका फर्स्ट ब्लॉक की एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है? अब ये क्या है मेरा 2D एरे एक मतलब 2D एरे के मैंने हर एक रो को 1D एरे में तोड़ दिया। जब मैंने एरे पढ़े थे मैंने लोगों को बोला था कि 2D के एरे क्या होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 1D एरे ऐसे 3D एरे क्या होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 2D एरेज़, ठीक है? अब ये क्या है एक 1D एरे है, ये एक 1D एरे, एक 1D एरे है। अब मैं इसका कलेक्शन ऑफ 1D एरे को मतलब इसको एक अलग से एरे में कलेक्ट कर लूँ बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ देखो ये, तो ये 2D एरे बन जाएगा। मतलब ये 2D एरे जैसे दिख तो रही है, बस इसको 2D एरे बनाना है, ठीक है? अब यहाँ पे तो मान लो ये 100 स्टोर हो, यहाँ 200 हो और यहाँ 300 हो। तुम विजुलाइज़ कर सकते हो कि भाई ये एक 2D एरे बन चुका है। एक विजुलाइज़ेशन आ रही है तुमको? वही जैसे वैल्यूज़ यहाँ पड़ी थी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पड़ी थी, वैसे वैल्यूज़ अब यहाँ पे पड़ी है, ठीक है? बस अब ये क्या है ये एक एक एरे के अंदर हर एक एरे का इंडेक्स पे एक एरे पड़ा है। वही तो हर एक एरे के इंडेक्स पे एक एरे पड़ा है, ठीक है? हर एक एरे के इंडेक्स पे एक एरे पड़ा है। तो तुमको पता है ये वाला ये मेरे को केवल एक एक 1D एरे बनाना तो मैं क्या लिखूँगा? तुमको वाली चीज़ पता ही है। मैं लिखूँगा इंट स्टार ptr1 इक्वल्स टू न्यू इंट और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा कॉलम। मतलब बेसिकली जितने कॉलम चाहिए बेसिकली यहाँ पे 4 कॉलम है, 4 कॉलम 3 रो, ठीक है? तो मुझे एक और रो बनानी है तो मैं इंट स्टार ptr2 लिखूँगा और न्यू इंट और इधर कॉलम लिख दूँगा, ठीक है? ऐसे ही मैं इंट स्टार ptr3 लिखूँगा तो न्यू इंट कॉलम लिख दूँगा, ठीक है? तो ऐसे मेरे को 3 रो तो बन गई। अब मुझे इनको अरेंज करने के लिए एरे क्यों लेना पड़ा ये भी समझ लो। इसके लिए एक एग्जांपल समझो। लेट्स से मान लो मैं तुमको बोलता कि भाई मेरे को 2 वैल्यू स्टोर करनी है तो तुम बोलते भैया आई बना लो और जे बना लो 2 वैल्यू को स्टोर कर लो। मैं बोलता तुमको भाई मेरे को 5 वैल्यू स्टोर करनी है, तुम बोलता के बना लो, पी बना लो, आर बना लो, हो गए 5 ठीक है आर बना लिया। मैं तुमको बोलता भाई 100 वैल्यू स्टोर करनी है तो तुम पागलों की तरह 100 वेरिएबल तो बनाते नहीं। तुम मेरे को क्या बोलते भैया एक एरे बना लो ना फालतू में दिमाग क्यों लगा रहे हो जिसके अंदर 100 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, भाई तुमको जब 1D एरे बहुत सारे बनाने हैं, तुम मल्टीपल 1D एरे का एक अलग से एरे बना लो जिसके अंदर सारे एरे के फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस होगा, ठीक है? तो अब देखो क्या होगा, ये एरे है, ये एरे का जो पीटीआर है, ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है इंट स्टार टाइप मतलब ये जो वैल्यू स्टोर हो रही है 100 ये एक इंट स्टार टाइप की वैल्यू है। ये भी एक इंट स्टार टाइप की वैल्यू है। ये भी एक इंट स्टार टाइप की वैल्यू है, ठीक है? एक इंट स्टार टाइप की वैल्यू है। अब इसको देखते हैं इसका सिंटैक्स कैसे होगा। भाई न्यू मुझे एक एरे बनाना है। ठीक है? एरे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा इंट डेटा टाइप की बाद में बात करते हैं। एक एरे बनाना है जिसके अंदर कितने कितने साइज़ का एरे बनाना है, इस एरे की साइज़ बताओ पहले। जैसे मैं नॉर्मल बात कर रहा था तो मैंने बोला था न्यू और एरे की साइज़ क्या थी 5 इस 5 कॉलम थे ना 5 कॉलम मेरे एरे के अंदर 5 कॉलम थे। ठीक है? तो इस एरे के अंदर कितने कॉलम है 3 मतलब 3 रोज़ की बात हो रही है बेसिकली रोज़ समझो यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा रोज़। इस एरे के अंदर कितने कॉलम होंगे जितनी रोज़ होगी उतने कॉलम होंगे। ठीक है? अब अब आता है डेटा टाइप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डेटा टाइप तुम क्या बनाओगे देखो, ये वैल्यू तुमको फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या स्टोर होने वाली है, एक एड्रेस स्टोर होने वाला है। एड्रेस किसका? एक दूसरे एरे का फर्स्ट
ब्लॉक का एरे का मतलब फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, वो क्या होने वाला है इंट स्टार टाइप का। अब ये इंट स्टार टाइप का क्यों है भैया? बोल देखो यहाँ पे इंट स्टार टाइप का, ये क्या है? ptr1 क्या स्टोर कर रहा है इस एड्रेस को, और ये क्या है? इंट स्टार टाइप का, इसलिए इंट स्टार टाइप का। ठीक है, इसी समझ में आ गई। अब इसका नाम क्या होगा? एक एरे होगा, ये कुछ भी नाम हो सकता है। ये क्या होगा? एक पॉइंटर होगा, क्योंकि ये पूरी चीज़ क्या रिटर्न करेगी? एक एड्रेस। ठीक है, ये एक एड्रेस रिटर्न करेगी, तो ये एक पॉइंटर शो करेगा। अब इसका डेटा टाइप पता है, अब यहाँ पे वापस से इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई। अब डेटा टाइप क्या होगा? देखो, यहाँ पे जब अपन ये चीज़ लिखते थे, तो ये डेटा टाइप क्या होता था? ये जो यहाँ पे होता था, ठीक है? तो जहाँ पे ये जो ये इंट स्टार है, तो वही तो डेटा टाइप आएगा पूरा का पूरा, इंट स्टार। ठीक है? अगर अब तुम्हें समझ में नहीं भी आ रहा हो क्या है, तो मैं तुमको पॉइंटर में जो अपन ने पढ़ा था बिल्कुल ईज़ी समझाता हूँ, तुमको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अपन ने एक डबल पॉइंटर नाम की चीज़ पढ़ी थी, ठीक है? तो होता था क्या था देखो, मैं एक डब्बा बनाता था, ये इंटीजर टाइप का था, मैं इसका नाम लेट्स से मान लो ए रखता था, इसके अंदर 5 पड़ा होता था, इसकी होती थी एड्रेस 100। फिर ठीक है, मैं इसको एक स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर बनाता था, इसके अंदर इसकी वैल्यू पड़ी होती थी 100 और इसका कुछ एड्रेस होता था 200। फिर मैं एक ptr2 बनाता था, इसके अंदर क्या पड़ा होता था 200 और इसका कुछ होता था एड्रेस 300। ठीक है? मतलब बेसिकली ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है और ये वाला पॉइंटर इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है? अब मान लो तुमको पता हो ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो तुम ए की सी ए करा देते थे या फिर स्टार ऑफ पीटीआर करा देते थे, मतलब स्टार ऑफ पीटीआर एक बार पीटीआर डीरेफरेंस करेगा इसको। ठीक है? तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर तुमको इस ptr2 से 5 प्रिंट कराना होता तो तुम डबल पॉइंटर का यूज़ कर सकते थे। भाई 2 बार डीरेफरेंस कर दे। ठीक है? तो एक बार जाएगा इस एड्रेस पे, फिर इसकी वैल्यू पे एक बार जाएगा और फिर इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। ठीक है? ये वाली चीज़ अपन ने पॉइंटर में पढ़ ली। तो वो वही कर रहा हूँ कि भाई अब तुमको देखो करना क्या है। लेट्स से मान लो तुमको इस वैल्यू पे जाना है, तो तुम क्या करोगे? तुमको डबल पॉइंटर क्यों चाहिए? मैं बेसिकली वही तो बोल रहा हूँ, डबल पॉइंटर क्यों चाहिए कि भाई तुम मैं तुमको बस थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। कलर ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है? तो ये ARR है, अब ये ARR क्या है? ये ARR क्या है? ये इस फर्स्ट ब्लॉक का, जैसे मान लो 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, तो ये ARR इसका एड्रेस है ARR। ठीक है? इसको मैं ARR बुला रहा हूँ। फाइनल एरे मेरा ये है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया ARR के अंदर एक बार डीरेफरेंस करो, मतलब मैं अगर सिंगल स्टार ARR लिखूँ, अगर मैं सिंगल स्टार ARR लिखूँ, तो वो इसकी बात हो रही है, एक बार डीरेफरेंस कर दिया, मतलब 100 की बात हो रही है, 100 की वैल्यू। अगर सिंपल ARR लिखूँ तो वो क्या है? इसका एड्रेस। अगर मैं स्टार लिख दूँगा तो इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है? 100। अब 100 को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे इसके एक और अंदर जाना है, मुझे इसके एक और अंदर जाना है, ठीक है? इसके एक और अंदर जाना है, ठीक है? इसके एक और अंदर जाना है, तो मैं क्या करूँगा? एक और बार डीरेफरेंस लगा दूँगा, ठीक है? मैं 2 बार अंदर चला गया। अब मैं 2 बार अंदर चला गया, वही डबल पॉइंटर बेसिकली। ठीक है? अब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, ये तो इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो बस मैं प्रिंट कर दूँगा। एक बार डीरेफरेंस लगाया ना मैंने, वैल्यू प्रिंट कर दूँगा। समझ रहे नहीं होगे तुम? देखो, 1 सेकंड रुको, इससे कंपेयर करो। मानो ये मेरा ARR है, ठीक है? और ये मेरा ये वाला ARR है, ये वाला। तो मैं इसके एक अंदर गया तो ये 100 पड़ा है, अब 100 की लोकेशन पे जाके मुझे 5 प्रिंट करना है, तो मैं डबल ptr2 कर रहा था ना, वैसे मैं डबल ARR कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, लेट्स से अपन चलते हैं और इस बार ये वाली वैल्यू प्रिंट करते हैं, 0 1 2, ठीक है? ये वाली वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल टर्म्स में लिखूँ और थोड़ी जगह कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में लिखूँ तो ये क्या लिखूँगा मैं? ARR ऑफ सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है, तो 1 यहाँ पे और ये 2। ये क्या वैल्यू है? मेरी 7 पड़ा है यहाँ पे। ये चीज़ तो तुमको पता है कि भाई ARR के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे एक एरे है, उसके अंदर सेकंड इंडेक्स पे एक वैल्यू पड़ी है। ठीक है? अगर तुमको ये भी समझ में नहीं आ रहा, तुमको एरे बिल्कुल नहीं पता है क्या होता है, तुम फटाफट जाके मेरी एरे वाली वीडियो देखो, उसमें वेक्टर्स जहाँ पे मैंने वेक्टर पढ़ा है, वहाँ पे मैंने बिल्कुल डायग्राम बना के तुमको ये सब चीज़ें समझाई हुई है। ठीक है? तो मैं तुमको बोल रहा हूँ एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, वहाँ पे एक एरे पड़ा है पूरा, उसके सेकंड इंडेक्स पे जाओ और इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो। ठीक है? ये वाली चीज़ बिल्कुल समझ में आती है। और मैंने तुमको अभी जब पॉइंटर पढ़ाए थे, तो मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी भैया? मैंने बोला था ARR ऑफ आई को तुम कैसे लिखते हो? स्टार ऑफ ARR प्लस आई। तो अब इस चीज़ को इस चीज़ में डिकोड करते हैं। ठीक है? तो पहले तो लिखते हैं ARR ऑफ 1 को, ARR प्लस 1 लिख दिया। अगर ये ARR ऑफ आई लिखा होता तो मैं इसको ऐसे लिखता। अब इसकी वैल्यू को डिकोड करना है तो मैं ये लिख दिया। ठीक है? मैं इसको काट रहा हूँ एक बार।
अब मुझे क्या करना है, ये जो भी एड्रेस है उसमें +2 करके एक ओवर डी रेफरेंस कर दो। अब तुम समझोगे क्या बोल रहा था मैं। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ ARR में +1 करो, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। ARR का जो भी एड्रेस है, मान लो इसका एड्रेस जो भी था, कुछ बनाया था क्या मैंने? नहीं बनाया। ठीक है, तो इसका मान लो 800 आ रहा है एड्रेस। इसका क्या होगा 804, और इसका क्या होगा 800, 800, 804 और ये 800, 8, हाँ 808, ठीक है। 4-4 बिट की पॉइंट पे होंगे, क्योंकि एक्चुअली हाँ 4 नहीं होंगे, क्योंकि डिपेंड करेगा, क्योंकि पॉइंटर को शो कर रहे हैं, तो पॉइंटर अगर 4 बिट का होगा तो 4-4 के जगह पे होंगे, पर 8 बिट का पॉइंटर का साइज़ होगा तो ये 8 बिट के होंगे। अगर सिंपल इंट होता तो 4-4 बिट के गैप में होते हैं। अभी क्योंकि मेरा 32 बिट का कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या होगा, अगर ये 800 है तो ये 804 होगा, और ये 808 होगा। अगर आपके मान लो 8 बिट का साइज़ ले रहा है, क्योंकि अगर 64 बिट है आर्किटेक्चर जीसीसी का, तो ये अगर 800 है तो ये 808 होगा और ये 816 होगा, ठीक है? ठीक है। तो ये मान लो 800 है, जब मैंने इसे +1 किया, तो मतलब ये इस इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है? ये वाली चीज़ समझ में आ गया, अगर तुम्हें ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही तो रुक जाओ, पॉइंटर वाली वीडियो देखो पहले, ठीक है? ARR में मैंने +1 किया तो मैं इस इंडेक्स पे आ गया। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू, ARR +1 पे इसकी वैल्यू क्या है 200, ठीक है? यहाँ लिखते जाता हूँ मैं, इसकी वैल्यू 200, 200 + 2 करके मैं एक बार और डीरेफरेंस कर रहा हूँ, ठीक है? अब 200 पे गया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 200 जिसका एड्रेस है, मतलब मैं यहाँ आ गया 200, अब इसमें मैं +2 कर रहा हूँ। 200 में +2, 200 +1 यहाँ पे आ जाएगा, 200 +2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू, अब ये यहाँ पे आ गया, 200 +2 मतलब यहाँ पे। अब इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है कैसे निकालूँगा मैं, डीरेफरेंस करके। 7 पड़ा है, तो इसका टोटल का आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है? मतलब ये जो चीज़ लिख रखी है, ये अंदर से ऐसे कुछ काम कर रही है, तुमको समझ में आ गया। ARR +1 करने से मैं ARR जो एरे बनाया उसके फर्स्ट इंडेक्स पे ला गया। अब उसके अंदर की वैल्यू चाहिए तो मैं एक बार डीरेफरेंस कर दूँगा। उसके अंदर क्योंकि एक दूसरे एरे का पॉइंटर पड़ा है, मतलब दूसरे एरे का एड्रेस पड़ा है, तो वो एड्रेस मैंने फेच कर लिया। अब उस एरे के अंदर मुझे कहीं ट्रैवर्स करना है, सेकंड इंडेक्स पे जाना है। तो उसके सेकंड इंडेक्स पे जाने के लिए मैं +2 कर दूँगा। अब +2 करके अब उस पे जो वैल्यू पड़ी है मुझे वो डीरेफरेंस करनी है, तो मैं एक बार डीरेफरेंस लगा दूँगा। क्योंकि अब देखो ये जो इतनी चीज़ है ना, ये इतनी चीज़ तो मैंने तुमको पॉइंटर वाली वीडियो में पढ़ा दी थी। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आई तो पॉइंटर वाली वीडियो देखो। अगर तुमको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो तुमको ये वाली चीज़ हलवा लग रही है, सीधी बात है। तो तुमको ये वाली चीज़ समझ में आ गई है। मैंने तुमको बता दिया कि भाई इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, तो वो एक बार अपन कोड देखेंगे। तो ये सब तो मैं तुमको पहले बता दूँ कि देखो, मैं एक इनपुट लूँगा, मतलब डबल पॉइंटर वाले एरे में, और सिंगल पॉइंटर को अपन कैसे पास करते थे, ऐसे करके सिंगल पॉइंटर वाले एरे को पास करते थे। तो अगर 2D एरे है, अगर 1D एरे को अपन ऐसे पास करते हैं, ये भी मैंने पॉइंटर वाली वीडियो में पढ़ाया था। अगर 2D एरे को पास करते हैं तो अपन ऐसे करते हैं, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, मैंने एक इनपुट लिया है, वही नेस्टेड लूप लगा के रो कॉलम पे और हर एक इंडेक्स पे, आई और जे की हर एक इंडेक्स पे वैल्यू को मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं वही चीज़ प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? ये वाली चीज़ तुमको पता है, इसमें कोई नया नहीं है, तो वही वाला कोड तुमको आता है। अपन चलते हैं आगे। मैंने रो का इनपुट लिया, और मैं पहले तुमको कोड चला के दिखाता हूँ। ये भी पहले मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने रो का इनपुट लिया, फिर मैं कॉलम का इनपुट ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एक 2D अरे इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, और मैं एक एंटर डाल देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो इंट स्टार स्टार ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट स्टार रो, यही वाली चीज़, इंट स्टार स्टार ARR न्यू इंट स्टार रो, ये वाली चीज़ जो मैं तुमको यहाँ बताई। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक ये वाला लूप मैं क्यों लगा रहा हूँ तुमको बताता हूँ तुमको। ये पहले चलाता हूँ कोड। ये बोल रहा है रो कितनी होनी चाहिए, मैंने बोला 3 रो होनी चाहिए। मतलब कॉलम कितने होने चाहिए, मैंने बोला तुमको 3 कॉलम होने चाहिए, 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ये बोला 0, एरे के 0,0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, मैंने बोला 13 डाल दी, कोई बात नहीं। मतलब 12 2 डाल दे, ये बोला मैंने 3 डाल दे। ये वाला फर्स्ट, मतलब सेकंड सेकंड रो में आ चुका है, फर्स्ट रो मतलब सेकंड रो के 0th इंडेक्स पे, मैं मतलब 5 डाल दे, ये डाल दे, ये डाल दे, ये डाल दे, ये डाल दे और ये डाल दे। तो इसने देखो वो एरे प्रिंट कर दिया अपने को। ठीक है, तो कोड ऐसे काम कर रहा है। अब मैं तुमको अभी तक ये वाली लाइन बताई है, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं तुमको समझाता हूँ, देखो। और इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो जब मैं लिखता हूँ यार ये वाली लाइन लिखता हूँ मैं, तो केवल यही वाली चीज़ बनती है।
जो ये वाली चीज़ बनती है, ये वाली चीज़ बनती है, ठीक है? अब जैसे ये वाली लाइन लिखी मैंने, इंट स्टार स्टार ARR न्यू इक्वल टू न्यू इंट स्टार रो, जैसे मैं वाली लाइन लिखी तो ये एक एरे बन गया। कहाँ बना? कहाँ बना? ये बना हीप में, ये चीज़ हीप में बनी और उसका जो पॉइंटर है वो स्टैक में बना है, ठीक है? ये वाली चीज़ क्लियर है? ये जो एरे बना है ये हीप में एलोकेट हो गया। अब इसके अंदर खुद क्या पड़ा है? एक पूरा एरे पड़ा है, एक रो पड़ी है। इसके एक इंडेक्स पे क्या पड़ा है? पूरी एक रो पड़ी है। इसके एक इंडेक्स पे क्या पड़ा है? पूरी एक रो पड़ी होगी। अब वो भी तो बनानी पड़ेगी ना। अब वो ये एरे को अपने को हीप में बनाना पड़ेगा, ये भी एरे को अपने को हीप में बनाना पड़ेगा, ये वाले एरे को अपने को हीप में बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरे पे मैं एक लूप लगा रहा हूँ रो तक, उसके हर एक इंडेक्स पे मैं एक नया एरे इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ कॉलम वाला। मैंने तुमको बताया ये कॉलम से कराऊँगा। ये देखो, न्यू इंट कॉल, ये क्या है? इंट स्टार ptr इस वाले के लिए कॉल, ये इंट स्टार ptr2 इस वाले के लिए कॉलम और इंट स्टार ptr3 इस वाले के लिए कॉलम। ये क्या होगा? ARR ऑफ 1 होगा, ये ARR ऑफ 2 होगा और ये ARR ऑफ 3 होगा, ठीक है? ये ARR ये है, ठीक है? तो हर ARR ऑफ I के लिए मैं एक इंट स्टार कॉलम मतलब एक एरे हीप में एलोकेट करा रहा हूँ, एक एरे हीप में एलोकेट करा रहा हूँ, ठीक है? तो एक लूप लगा के इस एरे पे पूरा एक लूप लगा के हर एक इंडेक्स पे एक एरे हीप में एलोकेट करा रहा हूँ, हर एक इंडेक्स पे एक एरे हीप में एलोकेट करा रहा हूँ, हर एक इंडेक्स पे एक एरे हीप में एलोकेट करा रहा हूँ। और इस एरे का साइज़ क्या है? कॉलम्स, ठीक है? और इस एरे का साइज़ क्या था? रोज़, क्योंकि ये रोज़ है और ये कॉलम, ठीक है? ये वाली चीज़ समझ में आ गई? तो ऐसे करके मैं पूरा 2D एरे बना रहा हूँ। तो जाते-जाते मेरा क्या काम हुआ, इस वाली लाइन से तो ये बना पूरा और इस लूप लगाने से ये बना और ये बना। अभी तक वैल्यू नहीं आई है, वैल्यू कैसे आएगी? वैल्यू आएगी टेक इनपुट। मैं जो फंक्शन लिख रहा हूँ, मैं अपना एरे पास कर रहा हूँ, 2D एरे, रो पास कर रहा हूँ, कॉलम पास कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इनपुट वाले एरे में गया, मैंने रो और कॉलम पे लूप लगाया और हर एक इंडेक्स पे वैल्यू को सीन करा दिया। सीन ए ऑफ आई ऑफ जे ऑफ सॉरी जे। अब देखो, वही चीज़ लिखता हूँ मैं यहाँ पे। क्या चीज़ कहती है? इंट स्टार ARR और स्टार ARR प्लस ARR ऑफ आई जी ना, आई प्लस जे, कैपिटल नहीं जे, ठीक है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इंट स्टार ARR प्लस आई तो कर, ठीक है, ठीक है ARR राइट, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बताया ये वाली चीज़ सेम ही है तो भी तुमको क्लियर हो जाएगा। तो एक बार रो दो, तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैं मेरा 3 डाल दे, 6 डाल दे, 5 डाल दे और 4 डाल दे, देखो इसी बार, ठीक है? ओके, कुछ चेंज हो गया नहीं, ठीक है? तो अगर मैं या तो लिखूँ AR ऑफ आई ऑफ जे या फिर मैं लिखूँ इस तरीके से, वो बेसिकली इंटरनली ऐसे होता है। अब तुमको जानना है ये कैसे होता है तो तुम मेरी पॉइंटर वाली वीडियो देखो, ठीक है? तो ये वाली चीज़ भी तुमको समझ में आ गई होगी और ये वाली चीज़ मैंने बता दी। अब बात करते हैं इसको, इसकी मेमोरी को फ्री कैसे करेंगे? तो इसकी मेमोरी को फ्री करना बहुत आसान है, देखो। मैंने क्या किया है, मैंने 2 जगह पे हीप की मेमोरी को यूज़ किया है। पहले तो मैंने इनके लिए मेमोरी बनाई हीप में, फिर देखो मैंने पहले इसके लिए मेमोरी बनाई हीप में, ठीक है? और फिर इसके लिए बनाई, फिर इसके लिए बनाई, फिर इसके लिए, मतलब हर एक इंडेक्स पे और मेमोरी मैंने बना रखी है, ठीक है? अब तुमको अभी तक क्या आता है, एक तो नॉर्मल वेरिएबल की मेमोरी फ्री करना आता है, डिलीट ए या फिर डिलीट जो भी वेरिएबल का नेम है। एरे की करते हैं तो डिलीट, फिर एरे वाला सिंबल और फिर जो भी एरे का नाम है वो। तुमको अभी तक ये 2 चीज़ आती है। मतलब अगर तुमको इंडिविजुअली इसकी मेमोरी डिलीट करनी है तो तुम कर सकते हो, इंडिविजुअली इसकी मेमोरी करनी है तो तुम उसको कर सकते हो, इंडिविजुअली इसकी मेमोरी करनी है तो तुम उसको फ्री कर सकते हो, इंडिविजुअली इसकी मेमोरी फ्री करनी है तुम कर सकते हो, ठीक है? अब अभी तक तुमको केवल एक एरे का नाम पता है। अगर तुम लिख दो ARR, पता है तुमको, डिलीट ARR लिख दो, तो ये वाली चीज़ मेमोरी में से डिलीट हो जाएगी, हीप से ही हट जाएगी मेमोरी। लेकिन तुम देखो ये वाली तो बनी रही ना, ये भी बनी रही, ये भी बनी रही और ये भी बनी रही। इसका मतलब इसको डिलीट करने से पहले इसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको तुम तभी एक्सेस कर सकते हो जब इसका एक्जिस्टेंस है, क्योंकि इसके हर एक इंडेक्स पे ये पड़ा है, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, एक लूप लगाओगे, जैसे लूप में इनको इनिशियलाइज़ किया था, वैसे ही लूप लगा के इनको क्या बोलते हैं, मेमोरी फ्री करोगे या डीइनिशियलाइज़ या जो भी बोलो तुम, मेमोरी फ्री करोगे, फिर इसकी मेमोरी डिलीट करोगे। तो मैं तुमको कोड में दिखाऊँ, तो देखो, रिलीजिंग मेमोरी, फर्स्ट मेमोरी फ्री फॉर ईच ARR एरे एट आई, मतलब एरे के हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो रो के लिए मैंने लूप लगा के इनिशियलाइज़ करी थी, वही रो के लिए मैं लूप लगा के
मैंने मेमोरी इनिशियलाइज़ कर दी, अब मेमोरी डिलीट कर रहा हूँ। अगर डिलीट करनी है तो एआरआर ऑफ हाई के मैंने हर एक इंडेक्स पे पॉइंटर पढ़ा है और उसके लिए मैंने डिलीट करी थी। एआरआर ऑफ हाई है क्या? इंट स्टार टाइप का एक पॉइंटर। और इंट स्टार टाइप के पॉइंटर को मैं मेमोरी फ्री कैसे करता था? इंट स्टार टाइप के किसी पॉइंटर को मैं डिलीट करता था ऐसे, ठीक है? तो मैं डिलीट कर दूँगा ऐसे, इंट स्टार एआरआर को डिलीट, ओके सॉरी, ठीक है, डिलीट कर दूँगा। अब जब ये सारे इंडेक्स की मेमोरी फ्री हो गई तो मैं लास्ट में इस एरे को भी डिलीट कर दूँगा, जो मेरा मेन एरे है उसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है? तो ऐसे करके ये कोड काम कर रहा है। अगर मैं तुमको एक बार वन गो में दोबारा से क्लियर करूँ, तो देखो क्या है सीन। तुमको ऐसा 2D एरे बनाना है। मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, इसका मैंने किया संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किया तो मैंने हर एक रो को तोड़ दिया एक-एक रो में। क्योंकि मुझे एक-एक एरे बनाना आता है, एक-एक 1D एरे बनाना आता है। और 2D एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 1D एरे, ठीक है? तो मैंने एक-एक 1D एरे को तोड़ दिया। अब मैं जब तुमको वेक्टर ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे, तो मैंने तुमको ये चीज़ डायग्राम तुमको बना के दिखाया था कि भाई देखो ये ऐसे होता है इंटरनली, हर एक वेक्टर के इंडेक्स पे एक वेक्टर पड़ा होता है, हर दूसरे वेक्टर के इंडेक्स पे एक वेक्टर पड़ा होता है, दूसरे वेक्टर के इंडेक्स पे एक वेक्टर पड़ा होता है। तो वही चीज़ अपन हीप में करने वाले हैं। ये चीज़ मैंने बना ली इस लाइन से, ठीक है? ये क्या है? एआरआर ऑफ 1। एआरआर ऑफ 1 पे मुझे एक नया मेमोरी इंडेक्स मतलब एक मेमोरी क्रिएट करनी है। एआरआर ऑफ 2 पे मुझे एक मेमोरी एरे की चाहिए। एआरआर ऑफ 3 पे भी मुझे एक मेमोरी एरे की चाहिए। ये क्या होगा? इंट स्टार टाइप का होगा। क्यों होगा इंट स्टार टाइप का? क्योंकि इंट स्टार टाइप का मतलब इसका एड्रेस। ये क्या होगा? एक एरे होगा। ये मैं कैसे बनाऊँगा? ऐसे, ठीक है? तो वही किया मैंने, पहले तो मैंने ये बनाया पूरा, और फिर मैंने एक लूप लगा के ये बनाया। अभी मैंने डबल पॉइंटर क्यों बनाया? क्योंकि भाई देखो, एक बार इंडेक्स में जाऊँगा तो ये तो एक वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, फिर मुझे उसकी वैल्यू को चाहिए, तो मतलब मैंने 2 बार डीरेफरेंस किया ना, तो अपन 2 बार डीरेफरेंस किसमें करते थे? डबल पॉइंटर में, ठीक है? ये वाली चीज़ समझ में आ गई। फिर उसके बाद मैंने तुमको बताया कि भाई वो किसी वैल्यू पे जाना है, तो अगर मेरे को इस पे जाना है तो मैं क्या लिखता हूँ? एआर ऑफ 0 ऑफ 1, सॉरी 0, क्योंकि ये भी 0 है और ये 0 1 2 है, तो ये भी 0 है। इस ये वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखता हूँ? एआर ऑफ 1 ऑफ 2, तो 7 में आती है। फिर मैंने तुमको बताया कि इंटरनली ऐसे ही काम कर रहा है। ये वाली चीज़ सेम मैंने तुमको पॉइंटर में बताई थी, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने तुमको बताया कि इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, और फिर मैंने तुमको बताया कि भाई कैसे इनपुट ले रहा हूँ मैं, कैसे काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने तुमको बताया कि इंटरनली ये चीज़ें ऐसे काम कर रही है, ठीक है? तो इतना ही था यार इस वीडियो में। अपन ने क्या-क्या सीखा सबसे पहले, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। अपन ने देखा कि स्टैटिक एलोकेशन, नोट से करते हैं इस बार रिवाइज़। तो बेसिकली अच्छा ये तो रिवाइज़ कर ही चुके हैं ना अपन, एक बार रिवाइज़ कर चुके हैं ना इसको, और उसके बाद अपन ने रिवाइज़ कर लिया, ठीक है? तो हो गया इस वीडियो में ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है मैं सोच रहा हूँ कि ऊप्स पहले करा लें, और इसके बाद रिकर्जन है, और ये सब बेसिक जो अपन ने पढ़ा है, ये काम आएगा अपने को, ऊप्स में ही काम आएगा। अभी जब अपन क्लासेस ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब काम में आएगा। तो अभी ये बिल्कुल नया-नया है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी ऊप्स करा लें। पर कई जने बोल रहे हैं कि रिकर्जन कराओ। तो देखते हैं जो भी होगा, नेक्स्ट क्लास या तो ऊप्स पढ़ेंगे या फिर रिकर्जन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन लिंक लिस्ट और ऐसे फ्लो चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।